अवरोध या अस्पष्ट है, वह बाढ़ का आना एक सामान्य परिघटना है। निश्चित वाहिनियों के माध्यम से वो रह जल प्रवाहों को अववाह कहते हैं। इन वाहिनियों की वाहिकाओं के जल को अववाह तंत्र कहा जाता है। किसी क्षेत्र का अववाह तंत्र वहाँ के भूवैज्ञानिक समयावधि चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, शस्त्राकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा और बहाव की अवधि का परिणाम है। क्या आपके शहर या गांव के पास कोई नदी है? क्या आप कभी वहां नौकायन करने अथवा नहाने के लिए गए हैं? क्या यह नदी बारहमासी है या अल्पकालिक? केवल वर्षा ऋतु में पानी अन्यथा सूखी है। क्या आप जानते हैं कि नदी सदैव एक ही दिशा में क्यों बहती है? आपने भूगोल की अन्य दो पाठ्य पुस्तक में ढालों के बारे में पढ़ा होगा। तो क्या आप जल के एक दिशा से दूसरी दिशा में बहने का कारण बता सकती है? उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में पश्चिम घाट से निकलने वाली नदियां पूर्व की ओर क्यों बहती है? वह पश्चिम बंगाल अपनी वर्षा ऋतु में बहती नदियां नाले एवं वाहिकाएं देखी होगी जो अतिरिक्त जल बहाकर ले जाती है। अगर ये वाहिकाएं न होती तो बड़े पैमाने पर बाढ़ आ जाती है। जहाँ ये वाहिकाएं अवरुद्ध है या अस्पष्ट है, वहाँ बाढ़ का आना एक सामान्य परिघटना है। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जलवायु प्रवाह को अपवाह कहते हैं। इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ के वैज्ञानिक चट्टानों की प्रवृत्ति एवं संरचना, स्थलीयकृत ढाल, बहते जल की मात्रा और बहाव की अवधि का परिणाम है। क्या आपके शहर या गांव के पास कोई नदी है? क्या आप कभी वहाँ नौकाएं करने अथवा नहाने के लिए है? क्या यह नदी बारहमासी है? क्या अल्पकालिक केवल वर्षा ऋतु में पानी अन्यथा सूखी है? क्या आप जानते हैं कि नदी सदैव एक ही दिशा में क्यों बहती है? अपने भूगोल की अन्य दो पाठ्य पुस्तकों में ढालों के बारे में पढ़ा होगा। तो क्या आप जल के एक दिशा से दूसरी दिशा में बहने का कारण बता सकते हैं? उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में पश्चिमी तटघटन से निकलने वाली नदियां पूर्व की ओर क्यों बहती है एवं बंगाल की खाड़ी में अपना जल वर्षाजित क्यों करती है? एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियां द्वारा अपवाहित अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। एक अपवाह द्रोणी को दूर से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजन या जल स्तर कहते हैं। या जल संभर कहते हैं। बड़ी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों एवं नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर भी ही कहा जाता है। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है, जबकि जल संभर का आकार छोटा होता है। नदी द्रोणी एवं जल संभर एकता के परिचालक हैं। इनके एक भागों में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों एवं उन क्षेत्रों में देश से देखा जा सकता है। इसीलिए इन्हें सूक्ष्म, मध्य एवं बृहत नियोजन इकाइयों एवं क्षेत्रों के रूप में लिया जा सकता है। भारतीय अपवाह तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर इसे दो समूहों में बांटा जा सकता है: अरब सागर का अपवाह तंत्र एवं बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। ये अपवाह तंत्र दिल्ली, कटक, अरावली एवं सह्याद्री द्वारा विलय किए गए हैं। चित्र 3.1 में इस जल विभाजन को एक रेखा द्वारा दर्शाया गया है। कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 77% भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदी शामिल है, बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है, जबकि 32% क्षेत्र, जिसमें सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, माही एवं पेरियार नदियां हैं, अपना जल अरब सागर में गिराती है। जल संभार क्षेत्र के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणी को 3 भागों में बांटा गया है। प्रमुख नदी द्रोणी, जिनका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है, ईशान्य 14 दिन
14 दिन द्रोणियां शामिल है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा, समाही, पेनार, साबरमती, सबरकर आदि। मध्यम नदी द्रोणी, जिसका आबाद क्षेत्र 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर है। इनमें से 14 नदी द्रोणियां हैं, जैसे कैलिंदी, पेरियार, मेघना आदि। लघु नदी द्रोणी, जिनका अपवाद क्षेत्र 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम है, जिसे न्यून वर्षा के क्षेत्र में बहने वाली बहुत सी नदी शामिल है। यदि आप चित्र 3.1 देखें तो आप पाएंगे कि अनेक अनेक नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय पर्वत है, और वे अपना जल बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में विसर्जित करती है। उत्तर भारत की इन नदियों की पहचान कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदियों का उद्गम स्थल पश्चिम घाट है, और ये नदियां बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जन करती हैं। दक्षिण भारत की इन नदियों की पहचान कीजिए। नर्मदा और ताप्ती को दो बड़ी नदियां इसका अपवाद है, और अनेक छोटी छोटी नदियां अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती है। पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कोणार्क से उद्गम कोणार्क कोणार्क से मलाबार तट तक बहने वाली नदियां के नाम से बताएं। उद्गम के प्रकार, प्रकृति के गुण एवं विशेषताओं के आधार पर घाटीय अपवाद तंत्र को हिमालयी अपवाद तंत्र एवं प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र में विभाजित किया जाता है। यद्यपि इस विभाजन योजना में चंबल, बेतवा, सोन आदि नदियों के वर्गीकरण में समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि उत्पत्ति एवं वायु में ये हिमालय से निकलने वाली नदियां से पुरानी है। फिर भी यह अपवाद तंत्र वर्गीकरण का सर्वाधिक मान्य आधार है। इस पुस्तक से इसी का अनुसरण किया जाता है। भारत के अपवाद तंत्र, भारतीय अपवाद तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियां शामिल है। ये तीन बड़ी भू आकृति इकाइयों के उत्तर विकास प्रक्रिया तथा वर्षण की प्रकृति एवं लक्षणों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई है। हिमालयी अपवाद तंत्र भूगर्भीय इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। इनमें से मुख्यतः गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र द्रोणी शामिल है। यहाँ इनकी नदियां बारहमासी है, क्योंकि ये बर्फ पिघलने एवं संवर्षण दोनों पर निर्भर है। ये नदियां गहरे महाखंडों से गुजरती है, जो हिमालय के उत्थान के साथ अपरदन की क्रिया द्वारा निर्मित है। महाखंडों के अतिरिक्त ये नदियां अपने पर्वतीय मार्गों में भी आकार के घाटियां, नीच प्रक्रियाएं एवं जल प्राप्त भी बनाती है। जब ये मैदान में प्रवेश करती है तो निक्षेपात्मक आकृतियां जैसे समतल घाटियां गोकापुर झील, बाढ़ कृत मैदान, गुफित इकाई और नदियों के मुख मुहाने पर निर्माण करती है। हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का रास्ता तेरह निर्भर है, परंतु मैदानी क्षेत्रों में इनमें से संप्रदाय मार्ग में बहने प्रवृत्ति पाई जाती है। अपना रास्ता बदलती रहती है। कोसी नदी जिससे बाहर का स्रोत करती है, अपना मार्ग बदलने के लिए उखयात रहती है। यह नदी पर्वत के ऊपरी क्षेत्रों में भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भागों में जमा करती है। इससे नदी मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, यूं परिणाम स्वरूप नदी अपना मार्ग बदल लेती है। कोसी नदी ऊपरी पर्वतीय क्षेत्रों में इतनी भारी मात्रा में अवसाद क्यों लाती है? क्या आप सोचते हैं कि समांतर नदियों में और विशेष तौर पर कोसी नदी में जल का बहाव एवं मात्रा एक समान रहती है, या बढ़ती रहती है? नदी में कब जल की मात्रा अत्यधिक होती है? बाढ़ के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव क्या है? मुख्य अपवाह प्रतिरूप, जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप है, उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे ऊपरी मैदान नदियां, जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं, तो इस ये प्रतिरूप कहा जाता है। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां इस अपवाह प्रतिरूप के अच्छे उदाहरण हैं। जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर बहती हो तथा सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हो, तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। जब सभी दिशाओं में नदियां बहाकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती है, तो ऐसा अपवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्रित प्रतिरूप कहते हैं। भूभाग अध्ययन 5 प्रयोग की प्रयोगशाला में इस प्रवाह प्रतिरूप में से कुछ को ढूंढिए।
हिमालयी पर्वतीय पकवान तंत्र का विकास। हिमालय पर्वतीय नदी के विकास के बारे में मतभेद, यद्यपि भूवैज्ञानिक मानते हैं कि मायोसीन कल्प में लगभग 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले एक विशाल नदी जिसे शिवालिक या इंडो-ब्रह्म कहा गया है, हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्घ्य विस्तार के साथ असम से पंजाब तक बहती थी और अंत में निचली पंजाब के पास सिंध की खाड़ी में अपना पानी विसर्जन करती थी। शिवालिक पहाड़ी की असाधारण निरंतरता, इनका सरोवरी उद्गम और उनका जलोढ़ निक्षेपण से बना होना, जिसे रेत मृत्तिका, चिकनी मिट्टी, कोलासियम कॉन्ग्लोमेरेट शामिल है, इस धारणा की पुष्टि करती है। ऐसे माना जाता है कि कालांतर में इंडो-ब्रह्म नदी 3 प्रवाह तंत्रों में बंट गई है। पश्चिम में सिंध और उसकी 5 सहायक नदियां हैं। मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियां 3, पूर्व में ब्रह्मपुत्र का भाग एवं हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियां। विशाल नदी का इस तरह विभाजन संभव प्लेistocene काल में हिमालय के पश्चिमी भाग में एवं प्लेटो पठार दिल्ली रिज के उत्थान के कारण हुआ है। यह क्षेत्र सिंधु एवं गंगा अपवाह तंत्र के बीच जल विभाजन बन गया है। इसी प्रकार मध्य प्लास्टोसीन काल में राजमहल पहाड़ियां और मेघालय पठार के मध्य स्थित मालदा गैप का अधोक्षेपण हुआ है, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों का उल्लिखित परिवर्तन हुआ है। वे बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित हुई है। हिमालय अपवाह तंत्र की नदियां। हिमालय अपवाह तंत्र की अनेक नदी तंत्र है, मगर निम्नलिखित नदी तंत्र प्रमुख है। सिंधु नदी तंत्र, यह विश्व के सबसे बड़े नदी द्रोणी में से एक है, जिसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत में इसका क्षेत्रफल 3,21,289 वर्ग किमी है। इसकी कुल लंबाई 2,880 2,880 किमी है और भारत में इसकी लंबाई 1,114 किलोमीटर है। भारत में यह हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है। इसका उद्गम तिब्बत के क्षेत्र में कोलास पर्वत श्रेणी में बुखारचू के निकट एक हिमनद 31 डिग्री से 15 सेकंड और 80 डिग्री 40 सेकंड पूर्व से होता है, जो 4164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तिब्बत में इसे सिंगी खंबान अथवा शेर मुख कहते हैं। लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के बीच से उत्तरी पश्चिम दिशा में बहती हुई यह लद्दाख और बलूचिस्तान से गुजरती है। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यह नदी जम्मू और कश्मीर में गिलगित के समीप एक दार्शनिक महाखंड का निर्माण करती है। यह पाकिस्तान में चिल्सा के निकट दर्दिस्तान प्रदेशों में प्रवेश करती है। मानचित्र पर इस क्षेत्र को रेखांकित करें। सिंधु नदी की बहुत सी सहायता नदी हिमालय पर्वत से निकलती है, जैसे सहायोग, गिलगित, जास्कर, होंज, नुब्रा, सिंगार, गास्टिंग एवं द्रास। अंत यह नदी अटक के निकट पहाड़ी से बाहर निकलती है, जहाँ दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें से मिलती है। इसके दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य मुख्य सहायक नदियां खुरमर, तोचिन, कोमल, बियोआ और सागर है। ये सभी नदियां सुलेमान श्रेणी से निकलती है। यह नदी दक्षिण की ओर बहते हुए मिठैनकोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती है। पंचनद पंजाब की 5 मुख्य नदियों सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम दिए गए हैं। अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में जा गिरती है। भारत में सिंधु जम्मू और कश्मीर राज्यों में बहती है। झेलम, जो सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व भागों में पीर पंजाल गिरपद में स्थित वेरी नांग झरने से निकलती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर और फैलोर झील से बहते हुए एक तंग एवं गहरे महाखंड से गुजरती है। पाकिस्तान में जंग के निकट यह चेनाब नदी से मिलती है। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह चंद्रा और भाग 2 सरिताओं के मिलने से बनती है। ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश में केलाई के निकट टांडी में आपस में मिलती है, इसीलिए इसे जंगभद्रा के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी 1180 किमी बहती है। रावी सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से बहती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने एवं सराय सिंधु के निकट चेनाब नदी में मिलने से पहले यह नदी पीर
फिर पंजाब के दक्षिणी पूर्व भाग एवं धौलाधार के बीच प्रदेशों से प्रवाहित होती है। ब्यास सिंधु की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जो समुद्र तल से 4,000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है। यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है और धौलाधार श्रेणी में बहती है और लारगिरी महाखंड का निर्माण करती है। यह पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है जहाँ पर हरिके के पास सतलुज नदी में जा मिलती है। सतलुज नदी तिब्बत में 4,555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राजस्थान से निकलती है जहाँ इसे लोंगजेन खाबाब के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रवेश करने से पहले यह लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समांतर बहती है और रोपड़ में एक महाखंड से निकलती है। यह हिमालय पर्वत श्रेणी में सिपकिला से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। यह एक पूर्वीय नदी है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक नदी है क्योंकि यह भाखड़ा नागर परियोजना के नहर तंत्र का पोषण करती है। गंगा नदी तंत्र अपनी ध्वनि और सांस्कृतिक महत्व दोनों के दृष्टिकोण से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोरखपुर के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। यह मध्य एवं लघु हिमालय श्रेणी को काटकर दंड महाखंडों से होकर गुजरती है। देव प्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है और इसके बाद गंगा कहलाती है। अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर संतुपंथ हिमनद है। ये अलकनंदा धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनाती है जो श्री मठ या विष्णु प्रयाग से मिलती है। अलकनंदा की अन्य सहायक नदी पिंडरा है जो इसके कर्ण प्रयाग में मिलती है जबकि मंदाकिनी या काली गंगा इस रुद्रप्रयाग में मिलती है। गंगा नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। यहाँ से यह पहले दक्षिण की ओर फिर दक्षिण पूर्व की ओर और फिर पूर्व की ओर बहती है। अंत में यह दक्षिणी मुखी होकर तो जलवियता धाराओं से भागीरथी और पद्मा में विभाजित हो जाती है। इस नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर मार्ग तय करती है। गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है जिसे उत्तर में हिमालय से निकलने वाली बारहमासी एवं अन्यतवाही नदियां और दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली अन्य अत्यंत वाहिनी नदियां शामिल है। सोन इसके दाहिने किनारों पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। बाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंगा, कोसी एवं महानदी है। उसमें सागर द्वीपों के निकट यह नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। क्या आप जानते हैं नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन जिनमें से जून 2014 केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया है। इसमें से राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित दो उद्देश्य हैं। प्रदूषण के प्रभाव को कम करना तथा उसके संरक्षण और क्रियाकलाप को पूरा करना। नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य संस्थाओं में है सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्था, नदी किनारे का विकास, नदी सतह सफाई, जैव विविधता, वनीकरण, जन जागरूकता, औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी। गंगा आप इस परियोजना के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका स्रोत यमुनोत्री हिमनद है जो हिमालय में बंधक उच्च श्रेणी की पश्चिम ढाल पर है पर मीटर ऊंचाई पर स्थित है। प्रयाग इलाहाबाद में इसका गंगा से संगम होता है। प्रायद्वीपीय पठारों से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसके दाहिने तट पर मिलती है जबकि हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुण आदि नदियां इसके बाईं तट पर मिलती है। इसका अधिकांश जल की सिंचाई उद्देश्य के लिए पश्चिम और पूर्व यमुना नहर तथा आगरा नहर में आता है। उन राज्यों के नाम लिखिए जो यमुना के द्वारा अपवाहित हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में मऊ के निकट निकलती है और उत्तरमुखी होकर एक महाखंड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है जहाँ इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। कोटा से यह बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर होती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल अपनी उत्खनन भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है जिसे चंबल खंड कहा जाता है। गंडक
नदी तो धैराऊ, ताली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। यह नेपाल हिमालय में धौलागिरी एवं माउंट एवरेस्ट के बीच निकलती है और मध्य नेपाल को अपवाहित करती है। बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा मैदान में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में जा मिलती है। घाघरा नदी माप चांगो हिमनद से निकलती है तथा तीन सेती एवं डेरी नमक सहायक नदी जल ग्रहण करने के उपरांत यह सीसा पानी में एक गहरे महखंड का नाम निर्मित करते हुए पर्वत से बाहर निकलते है। सारदा नदी काली या काली गंगा इससे मैदान में मिलती है और अतः छापरा में यह गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है जहाँ से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद उत्तर में पश्चिम से सोनकोशी और पूर्व से तमोर कोसी मिलती है। अरुण नदी से मिलकर यह सप्त कोसी बनाती है। गंगा रामगंगा नदी गरसेन के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है। शिवालिक को पार करने के बाद यह अपना मार्ग दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बनाती है और उत्तर प्रदेश में नाजियाबाद के निकट मैदानों में प्रवेश करती है। अंत में कन्नौज के निकट यह गंगा नदी में मिल जाती है। छोटा नागपुर पठार के पूर्वीय किनारे पर दामोदर नदी बहती है और कृष्ण घाटी से होती हुई हुगली नदी में गिरती है। बराकर इसी की एक मुख्य सहायक नदी है। कभी बंगाल का रुख करती है जो जानने वाले इस नदी को दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन नाम एक बहुउद्देशीय परियोजना ने वंश में कर लिया है। सरदार सरदारा सरदारा या सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से मिलना हिमनद में है जहाँ इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई जहाँ इसे काली या चाइक कहा जाता है घाघरा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी महानंदा है और जो दार्जिलिंग पहाड़ियाँ से निकलती है। यह नदी पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदियां हैं। गंगा के दक्षिणी तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है। पठार के उत्तरी किनारे पर जल प्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई यह नदी पटना से पश्चिम में आरस के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र विश्व की सबसे बड़ी नदी में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकटतम चामायुगढ़ हिमनद में है। यहाँ से यह पूर्व दिशा में अवैध रूप में बहती हुई दक्षिण तिब्बत के शुष्क एवं समतल मैदान में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है जहाँ से सांगपो के नाम से जाना जाता है जिसका अर्थ है शोधक। तिब्बत के सांगो के इसके दाहिने तट पर एक प्रमुख सहायक नदी है। मध्य हिमालय में नमचा बरवा 7755 मीटर के निकट एक गहरे मखान का निर्माण करती हुई यह एक प्रक्षुब्ध एवं तेज बहकाव वाली नदी के रूप में बाहर निकलती है। हिमालय के गिरिपथ में यह सिंसांग या दिसांग के नाम से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए इसका बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियां दिबांग या सीतांग और लोहित मिलती है। और इसके बाद नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। असम घाटी में अपनी 750 किलोमीटर की यात्रा में ब्रह्मपुत्र की असंख्य सहायक नदी का आकार मिलती है। इसके बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां ढूंढी दाहिनी और धनसारी दक्षिण है जबकि दाई तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियों में सुवर्णशिर कामेंग मानस एवं संकोच है। सुवर्णशिर जिसका उद्गम तिब्बत में है एक पूर्ववर्तीय नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर दक्षिण दिशा में बहती है। बांग्लादेश में यह जमुना कहलाती है और तीस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर मिलती है। अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़ मार्ग परिवर्तन एवं तटीयवर्धन के लिए जानी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी अधिकतर सहायक नदी बड़ी है और इनके जल ग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण इसमें से अत्यधिक बरसात बहाकर आ जाता है। प्रायद्वीपीय अपवर्तन हिमालय अपवर्तन के पुराने है।
यह गति नदी की प्रत्यावस्था और नदी घाटियों के चौड़ा उथाल होने के प्रमाणित होता है। पश्चिम घाट के समीप स्थित पश्चिम घाट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों और अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में निकलने वाली चंबल सिंध बेतवा केन एवं सोन नदी गंगा नदी तंत्र का अंग है। प्रायद्वीपीय के अन्य प्रमुख नदी तंत्र महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताएं हैं कि ये एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती है, विष बर्फ नहीं बनाती है और ये बारहमासी नहीं है। यद्यपि बर्फ घाटियों में बहने वाले नर्मदा और ताप्ती इसका अपवाद तंत्र है। प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र का उत्तर विकास अति प्राचीन काल की तीन प्रमुख भूगर्भीय घटनाओं के आज के प्रायद्वीपीय भारत के अपवाद तंत्र का स्वरूप प्रदान किया है। आरंभिक प्राकृतिक काल में के दौरान पश्चिम प्रायद्वीपीय के पश्चिम पश्चात का अवतरण या ध्वंसा जिससे यह समुद्री तल से पश्चिम नीचे चल गया। इससे मूल जल संभार के दोनों ओर नदी की सामान्य संयुक्त योजना में गड़बड़ी हो गई है। हिमालय में होने वाले प्रोत्साहन के कारण प्रायद्वीपीय खंडों के उत्तर भाग इनका अवतरण हुआ और परिणाम स्वरूप ब्रह्म ध्वनि का निर्माण हुआ है। नर्मदा और ताप्ती इन्हीं प्रश्न घाटियों में बह रही है और अपरदन पदार्थों से मूल धाराओं को भर रही है। इसीलिए इन नदियों में जलोढ़ एवं डेल्टा निक्षेपण की कमी पाई जाती है। इसी काल में प्रायद्वीपीय खंड उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में झुक गया है। परिणाम स्वरूप इसका अपवाह बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख हो गया है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र प्रायद्वीपीय अपवाह में अनेक नदी तंत्र है। प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सेवाग के निकट निकलती है और उड़ीसा से बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। यह नदी 851 किलोमीटर लंबी है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके निचले मार्ग में नौ संचालन भी होता है। इस नदी का अपवाह द्रोणी का 53% भाग मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में और 47% भाग उड़ीसा राज्यों में विस्तृत है। गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। इसकी सहायक नदी ब्रह्म महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती है। यह 1465 किलोमीटर लंबी नदी जिसका जल ग्रहण क्षेत्र 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसी के जल ग्रहण क्षेत्र का 50% भाग महाराष्ट्र में, 20% भाग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में और शेष भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और इसकी मुख्य सहायक नदियों में पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा है। कोल्लूर के दक्षिण में जहाँ इसके मार्ग के निचले भाग में भारी बाढ़ें आती है, गोदावरी उनको श्रीध प्राप्त की रचना करती है, जिसके डेल्टाई भागों में ही संचालन संभव है। राजा के बाद यह नदी कई धाराओं में विभक्त होकर एक बृहद डेल्टा का निर्माण करती है। कृष्णा पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है जो सवाटे में महाबलेश्वर के निकट निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। इस नदी के कुल जलग्रहण क्षेत्रों का 27% भाग महाराष्ट्र में, 14% भाग कर्नाटक में और 35% भाग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में बाहागिरी पहाड़ी 1341 मीटर से निकलती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है और यह 41,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की अववाहित करती है। प्रायद्वीपीय की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ यह नदी लगभग सारा सार बहती है, क्योंकि इसके ऊपर जल ग्रहण के क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून गर्मी से और निम्न क्षेत्रों में उत्तर पूर्व मानसून सर्दी से वर्षा होती है। इस नदी की द्रोणी का 3% भाग केरल में, 41% भाग कर्नाटक में और 56% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां काबिनी, भवानी और अमरावती है। नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिम पश्चिम से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। दक्षिण से सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणी के मध्य यह प्रश्न घाटी से बढ़ती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत मखाफड़ और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। लगभग 1312 किलोमीटर दूरी तक बहने के बाद यह भारजोड़ के दक्षिण में अरब सागर में मिलती है और 27 किलोमीटर लंबा जवाहरनंद मुख बनाती है। और सरदार सरोवर परियोजना इस नदी पर बनाई गई है। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए प्रारंभ की गई योजना नमामि देवी नर्मदे एक यात्रा के विषय में जानकारी एकत्रित कर और आपस में चर्चा करें।
ताप्ती पश्चिमी दिशा में बहने वाली ही एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। यह मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुगलताई से निकलती है। यह 224 किलोमीटर लंबी नदी है और लगभग 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को अपवाहित करती है। इसके अपवाह क्षेत्र का 69% भाग महाराष्ट्र में, 15% भाग मध्य प्रदेश में और शेष 6% भाग गुजरात में पड़ता है। अरावली अरावली के पश्चिम में लूनी राजस्थान की सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यह पुष्कर के समीप दो धाराओं सरस्वती और साबरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। यहाँ से यह नदी अरावली की पहाड़ी से निकलती है और लूनी कहलाती है। तलवार का यह पश्चिम दिशा में बहती है और तत्पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रण में जा मिलती है। यह संपूर्ण नदी तट अल्पकालिक है। नदी जल उपयोग की सीमा। भारत की नदी प्रतिवर्ष जल की विशाल मात्रा का वहन करती है, लेकिन समय एवं स्थान की दृष्टि से इसका वितरण समान नहीं है। बारहमासी नदी वर्ष भर जल का वहन करती है, परंतु अन्यत्यवाहिक नदियों में शुष्क ऋतु में बहुत कम जल होता है। वर्षा ऋतु में अधिकांश जल बाढ़ में व्यर्थ हो जाता है और समुद्र में बह जाता है। इसी प्रकार जब देश के एक भाग में बाढ़ होती है तो दूसरा सूखाग्रस्त होता है। ऐसा क्योंकि होता है। क्या यह जल उपलब्धता की समस्या है या इसी के प्रबंधन की? क्या आप देश में एक साथ अपने वाली बाढ़ और सूखे की समस्या को कम करने का उपाय सुझाव सकती है? इस पुस्तक में अध्याय 7 देखें। क्या यह द्रोणी की जल अधिकता को जल की कमी वाली द्रोणियों में हस्तांतरित करके इस समय को समाप्त अथवा कम किया जा सकता है? क्या हमारे देश में नदियों की द्रोणियों को जोड़ने संबंधित कोई योजना बनाई गई है? क्या आपने समाचार पत्रों में नदियों को आपस में जोड़ने के बारे में पढ़ा है? क्या आप समझते हैं कि मात्रा नहरें बनाकर गंगा नदी का पानी प्रदीप नदी में अंतर्गत किया जा सकता है? अध्यापक निम्नलिखित उदाहरणों की व्याख्या कर सकते हैं। पेरियार द्वीप परिवर्तन योजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, कुंडाल नहर ब्यास समतुल लिंग नहर, गंगा को कावेरी लिंग नहर। प्रमुख समस्या क्या है? इसी की पुस्तक के दूसरे अध्याय में देखें और धरातल के ऊबड़ खाबड़ होने से उत्पन्न कठिनाइयों को जमाने मैदानी क्षेत्रों से पठारी क्षेत्रों में जल कैसे उठाया जा सकता है? क्या उत्तर भारत की नदियों में पर्याप्त जलाधिक्य है जिससे अस्थायी तौर पर अंटार्कटिक किया जा सकता है? इससे पूरे मुद्दे पर वाद विवाद का योजना कर एवं एक लेखे तैयार करें। नदी जल उपयोग से संबंधित निम्नलिखित समस्याओं को आप किस प्रकार का क्रम देते हैं? पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध न होना, नदी जल प्रदूषण, नदी जल में गाद, पृथुवन जल का असमान प्रवाह, राज्यों के बीच नदी जल विवाद, मध्य धारा की ओर विस्तियों के विस्तार के कारण नदी वाहिनियों का सिकुड़ना, नदी प्रदूषित क्यों है? क्या आपने शहरों के गंदे पानी को नदियों में गिरते देखा है? औद्योगिक कूड़ा करकट कहाँ डाला जाता है? बहुत से शमशान घाट नदी किनारे हैं और कई बार मृत शरीरों को नदी में डाल दिया जाता है। कुछ त्योहारों पर फूलों और मूर्तियों को नदियों में डुबा दिया जाता है। बड़े पैमाने पर शमशान एवं कपड़े धोना भी नदी जल को प्रदूषित करता है। नदियों को प्रदूषण मुक्त कैसे किया जा सकता है? क्या आपने गंगा एक्शन प्लान और दिल्ली में यमुना सफाई अभियान के विषय में पढ़ा है? नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु योजना पर सामग्री एकत्र करके इसकी सामग्री को एक लेखक के रूप में व्यवस्थित करें। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का स्रोत के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पांच सुगंध की समृद्ध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बर्फ घाटी में बहती है? निम्नलिखित में से कौन सा गंगा या भागीरथी का संगम स्थल है? निम्न में से अंतर स्पष्ट करें। नदी द्रोणी और जल संबंध, ऋचाकार और जाली नुमा अफवाह का और अभिकेंद्री अफवाह पर डेल्टा और ज्वार का नोटन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दे। भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक आर्थिक लाभ क्या है? प्रादीप्य नदी के 3 लक्षण लिखें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 135 शब्दों में अधिक में न दें।
उत्तर भारतीय नदी की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है? ये प्राकृतिक नदियों से किस प्रकार भिन्न है? मान लीजिए आप हिमालय के गिरिपथ के साथ साथ हरिद्वार से सिलीगुड़ी तक यात्रा कर रही है। इस मार्ग में आने वाली मुख्य नदियों के नाम बताइए। इनमें से किसी किसी एक नदी की विशेषताओं का भी वर्णन करें। परियोजना क्रियाकलाप हिस्ट्री का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। प्रदेशों में किस नदी के जलग्रहण ग्रहण क्षेत्र का अनुपात सबसे ज्यादा है? नदियों के मार्गों की लंबाई प्रकाशित करने के लिए ग्राफ पेपर पर एक तुलनात्मक दंड आरेख बनाएं। और फिर जलवायु वनस्पति एवं मृदा इनमें से यह इकाई संबंधित है। मौसम एवं जलवायु जलवायु तापमान वायुमंडल पवन और स्थान वर्षा का स्थानिक एवं काल्पनिक जलवायु प्रकार प्राकृतिक वनस्पति वनों के प्रकार एवं वन वितरण वन्य जीवन संरक्षण जीव मंडल चयनित जलवायु आप ग्रामियों में ज्यादा पानी पीते हैं आपके गर्मियों के वस्त्र सर्दियों के वस्त्र से अलग होती है। उत्तरी भारत में आप गर्मियों में हल्के वस्त्र और सर्दियों में ऊनी वस्त्र क्यों पहनती है? दक्षिणी भारत में ऊनी वस्त्र की जरूरत नहीं होती है। उत्तर पूर्व राज्यों में पहाड़ियों को छोड़कर सर्दियों की भिन्नता होती है। विभिन्न ऋतुओं में मौसम की दशाओं में विभिन्नता पाई जाती है। यह विभिन्नता मौसम के तत्व वायु तापमान वायु दाब पवन की दिशा एवं गति आर्द्रता और वर्षा इत्यादि में परिवर्तन से आती है। ये मौसम वायुमंडल मंडल की स्थानिक अवस्था है। जबकि जलवायु का ताप अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं की औसत से होता है। मौसम जल्दी जल्दी बादल है जैसे कि एक दिन में या एक सप्ताह में, परंतु जलवायु में बदलाव 50 अथवा इससे भी अधिक वर्षा में आते हैं। अपनी पहले की कक्षाओं में आप मानसून के बारे में पढ़ चुके हैं। ये आपको मानसून शब्द का अर्थ भी ज्ञात है। मानसून से अभिप्राय ऐसी जलवायु से है जिसे ऋतु के अनुसार परिवर्तनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है। भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है जो दक्षिणी पूर्व एशिया में पाई जाती है। मानसूनी जलवायु में एकरूपता एवं विविधता मानसून पवनों की व्यवस्था भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एकता को बल प्रदान करती है। मानसून जलवायु की व्यापक एकता के एक दृष्टिकोण से किसी को भी जलवायु की प्रादेशिक विभिन्नताओं की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यही भिन्नता भारत में विभिन्न प्रदेशों के मौसम और जलवायु को एक दूसरे से अलग करती है। उदाहरण के लिए दक्षिण में केरल तथा तमिलनाडु की जलवायु, उत्तर में उत्तर प्रदेश तथा बिहार की जलवायु से अलग है। फिर भी इन सभी राज्यों की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। भारत की जलवायु में अनेक प्रादेशिक भिन्नताएं हैं जिन्हें पवन की प्रतिरूप तापक्रम और वर्षा ऋतुओं के लभ्य तथा आर्द्रता एवं शुष्कता की मात्रा में भिन्नता के रूप में देखा जा सकता है। इन प्रादेशिक विविधताओं का जलवायु के उपवर्ग के रूप में वर्णित किया जा सकता है। आइए अब हम तापमान पवनों तथा वर्षा की इन प्रादेशिक विविधताओं का जरा गौर से अवलोकन करें। गर्मियों में पश्चिमी पूर्वांचल में तापक्रम कई बार 55 डिग्री सेल्सियस को स्पर्श कर लेता है, जबकि सर्दियों में लेह के अस्पताल तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। राजस्थान के चूरू जिले में जून के महीने के किसी एक दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस अथवा इससे अधिक हो जाता है, जबकि उसी दिन अरुणाचल प्रदेश में तंगवा जिले में तापमान मुश्किल से 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। दिसंबर की किसी रात में लद्दाख के द्रास में रात का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जबकि उसी रात को थिरुवनंतपुरम अथवा चेन्नई में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस या 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। उपयुक्त उदाहरण पुष्टि करते हैं कि भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के तापमान में ऋतुगत अंतर पाया जाता है। इतना ही नहीं, यदि हम किसी स्थान के 24 घंटे का तापमान दर्ज करें तो उसमें से विभिन्नताएं कम प्रभावशाली प्रतीत नहीं होती है। उदाहरण केरल और अंडमान द्वीप समूह में दिन और रात के तापमान में मुश्किल से 7 डिग्री या 8 डिग्री सेल्सियस का अंतर पाया जाता है, किंतु थार पर्वतस्थल में यदि दी- यदि दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच जाता है। आइए
और देखिए, हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमांक के रूप में होता है, जबकि देशों के अन्य भागों में वर्षण जल के बिंदु बूंदों के रूप में होता है। इसी प्रकार केवल वर्षण के प्रकारों में कहीं अंतर नहीं है, बल्कि वर्षण की मात्रा में भी अंतर है। मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित चेरापूंजी और मानसीराम में औसत वार्षिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर से ज्यादातर है। इसके विपरीत राजस्थान के जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा शायद ही 9 सेमी से अधिक होती है। मेघालय की गिर पहाड़ी में स्थित तोरा में एक ही दिन में उतनी वर्षा होती है जितनी जैसलमेर में 10 वर्षा में। उत्तर पश्चिम हिमालय तथा पश्चिम मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 10 सेमी से भी कम होती है, जबकि उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय में वार्षिक वर्षा 400 सेमी से भी ज्यादा होती है। जुलाई या अगस्त में गंगा के डेल्टा तथा उड़ीसा के तटीय भागों में हर तीसरा या पांचवें दिन प्रचंड तूफान मूसलाधार वर्षा करती है, जबकि इन्हीं महीनों में मात्र 1000 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित तमिलनाडु का कोरामंडल तट शांत एवं शुष्क रहता है। देश के अधिकांश भागों में वर्षा जून और सितंबर के बीच होती है, किंतु तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा शरद ऋतु अथवा जाड़ों के दौरान में होती है। इस सभी भिन्नताओं और विविधताओं के बावजूद भारत की जलवायु अपनी नए और विशिष्टता में महसूस मानसूनी है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले अन्य कारक हैं। संचाई आप भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पहले से ही जानते हैं। आप यह सभी जानते हैं कि कर्क रेखा पूर्व पश्चिमी दिशा में देश के मध्य भागों में गुजरती है। इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंधीय में और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग उष्ण कटिबंधीय में पड़ता है। उष्ण कटिबंधीय भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण सारा साल ऊंचे तापमान तथा कम दैनिक और वार्षिक तापमान का अनुभव करता है। कर्क रेखा से उत्तर में स्थित भाग में भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापमान के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। हिमालय पर्वत उत्तर में ऊंचाई हिमालय अपने सभी विस्तार के साथ प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। यह ऊंची पर्वत श्रृंखला द्वीपों को उत्तरी पवनों से अभेद सुरक्षा प्रदान करती है। जलवायु देने वाली ठंडी हवाएं उत्तरी ध्रुव रेखा के निकट पैदा होती है और वह बेहतर पूर्वी एशिया के नेपाल पर बनाती है। इसी प्रकार हिमालय पर्वत मानसूनी पवनों को रोककर महाद्वीपों में वर्षा का कारण बनता है। जल और स्थल का वितरण भारत के दक्षिण में और तीन और महासागर एवं उत्तर की ओर ऊंचाई और नीच पर्वत श्रेणी है। स्थल की अपेक्षा जल दर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। जल और स्थल के इस विविध तापमान के कारण भारतीय उपमहाद्वीपों में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब प्रदेश विकसित हो जाते हैं। वायुदाब में विभिन्नताएं मानसून पवन के उपरांत का कारण बनती है। समुद्र तट से दूरी लंबी तटीय रेखा के कारण भारत के विस्तृत तटीय प्रदेशों में समकारी जलवायु पाई जाती है। भारत के अंदरूनी भाग समुद्र के समकारी प्रभाव से व्यंचित रह जाते हैं। ऐसे क्षेत्र में विषम जलवायु पाई जाती है। यही कारण है कि मुंबई तथा कोंकण तट के निवासी तापमान में भी समानता पर ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं कर पाते हैं। दूसरी ओर समुद्र तट से दूर देशों के आंतरिक भागों में स्थित दिल्ली, कानपुर और अमृतसर में मौसमी परिवर्तन पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। उष्णकटिबंधीय अभिसरण एवं आईटीसी जड़ें विश्व वितरित स्थित अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पानी मिलती है, अतः इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है। जुलाई के महीने में आईटीसी जड़ें 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के आसपास गंगा के मैदान में स्थित हो जाता है। इससे कभी मानसूनी गर्त भी आती है। यह मानसूनी गर्त उत्तर उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत पर दाब निम्न वायुदाब के विकास को प्रोत्साहित करता है। आईटीसी जड़ी के उत्तर की ओर खिसकने के कारण दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पानी 40 डिग्री से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच विषुवत वृत्त के पार कर जाती है।
बल के प्रभाव से विस्तृत वृत्त को पार करने वाली व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून शीत ऋतु में ही आईटी से जड़े दक्षिण की ओर खींचा जाता है। इसी के अनुसार पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पूर्व को हो जाती है। यही उत्तर पूर्व मानसून है। निवास तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं कर पाते हैं। दूसरी ओर समुद्र तट से दूर देश के आंतरिक भागों में स्थित दिल्ली, कानपुर और अमृतसर में मौसमी परिवर्तन पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। समुद्री तल से जलवायु ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है। तीव्र वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश मैदान की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। उदाहरण आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जलवायु में कारक तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक की संकेत जबकि दार्जिलिंग में यह 4 डिग्री सेल्सियस से होता है। उच्च भारत का भौतिक स्वरूप अथवा उच्च तापमान वायु दाब पवनों की गति एवं दिशा तथा ढाल की मात्रा और वितरण को प्रभावित करते हैं। उदाहरणतः जून से और जुलाई के बीच पश्चिम घाट तथा असम के पवनाभिमुख ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, जबकि इस दौरान पश्चिम घाट के साथ लगा दक्षिणी पठार पर्णवेष्टनों की स्थिति के कारण कम वर्षा प्राप्त करता है। भारतीय मानसून की प्रवृत्ति मानसून की सुपरिचित जलवायु घटक है, परंतु उसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। सदियों से होते आ रहे ऑपरेशन के बावजूद मानसून आज भी वैज्ञानिक के लिए पहले बनी हुई है। मानसून की सही प्रकृति एवं उसके कारणों को जानने के अनेक प्रयास किए गए हैं, किंतु अब तक कोई भी एक सिद्धांत से पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाया है। पिछले कुछ दिनों में इसका तोड़ तब सामने आया जब मानसून का अध्ययन क्षेत्रीय स्तर के बजाय वनडे स्तर पर किया गया है। एनो 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 नी और भारतीय मानसून एल्निनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल के बाद प्रकट होता रहता है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्था आती है। इस तंत्र में महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती है। पूर्व प्रशांत महासागर में यह पेड़ के तट में निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इससे भारत सहित अनेक स्थानों का मौसम प्रभावित होता है। एल्निनो भूमध्य रेखा उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरिवियर अथवा कोल्ड धारा अपने टनल्स में इन धराओं की स्थिति ज्ञात करे पर प्रतिस्थापित हो जाती है। यह धारा केरल तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। इसके निम्नलिखित परिणाम होते हैं। भूमध्यरेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विपरीत समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता, पलव की मात्रा में कमी जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या का घट जाना, पलव की मात्रा में कमी जिससे समुद्र की मछलियों की संख्या का घट जाना। एल्निनो का शाब्दिक अर्थ बालक ईसाई है, क्योंकि यह धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है। पेरू दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण गर्मी का महीना होता है। भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग होता है। सन 1990 से 1991 में एल नीनो का प्रचंड रूप देखने को मिलता था। इसके कारण देश के अधिकतर भागों में मानसून के आगमन से 5 से 12 दिनों की देरी हो गई थी। दक्षिण एशिया दक्षिण एशिया क्षेत्र में वर्षा के कारण का व्यवस्थित अधीन मानसून के कारण समझने में सहायता करता है। इसकी कुछ विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। मानसून का आरंभ तथा उसका स्थल की ओर बढ़ना, मानसून की विच्छेदन, मानसून की आरंभ। 19वीं सदी के अंत में यह व्याख्या की गई थी कि गर्मी के महीने में अर्थात और समुद्र के विवेकी तापमान ही मानसून पवनों के उत्पन्न महाद्वीपों की ओर चलने के लिए मंच तैयार करता है। अप्रैल और मई के महीनों में जब सूर्य ग्रह रेखा पर लंबवत चमकता है तो हिंद महासागर के उत्तर से स्थित विशाल भूखंड इत्यादि अत्यधिक गर्म हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप उपमहाद्वीपों के उत्तर पश्चिम भाग पर एक गहन न्यून दाब क्षेत्र विकसित हो जाती है। क्योंकि भूखंड के दक्षिण में हिंद महासागर अपेक्षाएं धीरे धीरे गर्म होते हैं, न्यून वायु दाब केंद्र विषुवत रेखा के उस पार से दक्षिण पूर्वी असममित पवनों को आकर्षित कर लेती है। इन दशाओं में अंत उष्णकटिबंधीय विस्तारण क्षेत्र उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को दक्षिण पूर्व सामग्री पवनों के विस्तार में रूप में देखा जा
सकता है, जो भूमध्य रेखा को पार करके भारतीय उपमहाद्वीपों की ओर विक्षेपित हो जाता है। ये पौड़ी भूमध्य रेखा को 40 पूर्वी पूर्वी तथा 60 पूर्वी देशांतर रेखाओं में के बीच पार करती है। अंततः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में स्थित इमी परिवर्तन का संबंध हिमालय के देश से दक्षिण में उत्तरी पश्चिम के ऊपर से पश्चिम जेट प्रवाह द्वारा अपनी स्थिति के पर्यंतवान से भी है, क्योंकि क्योंकि पश्चिम पश्चिम जेट प्रवाह के इस क्षेत्र से खिसकते हैं। दक्षिण भारत में 14 उत्तर अचानक पर पूर्व जेट प्रवाह विकसित हो जाता है। इसी पूर्वीय पूर्वीय जेट प्रवाह को भारत में मानसूनी के प्रस्फोट के लिए जिम्मेदार माना जाता है। मानसून का भारत में प्रवेश दक्षिण पश्चिम मानसून केरल तट पर 1 जून को पहुंचता है और शीघ्र ही 13 जून के बीच आद्रा कॉलोनी मुंबई और कोलकाता तक पहुंच जाती है। मध्य जुलाई तक संपूर्ण उपमहाद्वीप दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभावाधीन हो जाते हैं। मानसून में विच्छेद दक्षिण पश्चिम मानसून कल्ला में एक बार कुछ दिन तक वर्षा होने के बाद यदि एक दो या कई सप्ताह तक वर्षा न हो तो इसे मानसून विच्छेद कहा जाता है। ये विच्छेद विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से होते हैं, जो निम्नलिखित उत्तरीय भारत के विशाल मैदान में मानसून का विच्छेद उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संख्या कम हो जाने से और अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में बदलाव आने से होता है। पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेदन तब होता है जब आर्द्रता पानी के समांतर बनने लगी। स्थान में मानसून विच्छेद तब होता है जब वायुमंडल के निम्न स्तरों पर तापमान की भिन्नता वर्षा करने वाली आर्द्रता कणों को ऊपर उठने से रोक देती है। मानसून का निर्वर्तन मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निर्वर्तन कहा जाता है। सितंबर के आरंभ से उत्तर पश्चिमी पश्चिम भारत से मानसून पीछे हटने लगती है और मध्य अक्टूबर तक यह दक्षिण दक्षिण भारत को छोड़कर शेष समस्त भारत से निवारित हो जाती है। लौटती हुई मानसून पौने बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्व मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करती है। ऋतुओं की लय भारत की जलवायु दशाओं को उसके वार्षिक ऋतु चक्र के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। मौसम वैज्ञानिक वर्ष को निम्नलिखित 4 ऋतुओं में बांटते हैं: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु और मानसून की निवारण ऋतु। शीत ऋतु तापमान आम तौर पर उत्तर भारत में शीत ऋतु नवंबर के मध्य से आरंभ होती है। उत्तरी मैदान में जनवरी और फरवरी के सर्वाधिक ठंडे महीने होते हैं। इस समय उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में औसतन दैनिक तापमान 21 सेल्सियस से कम रहता है। रात्रि का तापमान काफी कम हो जाता है, जो पंजाब और राजस्थान के हिमालय 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चल जाता है। इस ऋतु में उत्तरी भारत में अधिक ठंडा पड़ने के मुख्य रूप से 3 कारण हैं। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में समुद्र के समकाली प्रभाव से दूर स्थित होने के कारण नदी की जलवायु का अनुभव करते हैं। निकटवर्ती हिमालय की श्रेणी से हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और फरवरी से आसपास कैल्सियम सागर और उत्तरनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तर भारत में शीतलहर ला देती है। ऐसे अवसरों पर देशों के उत्तर पश्चिम भागों में एवं कोहरा भी पड़ता है। मानसून को समझना मानसून का स्वभाव एवं संरचना तंत्र सागर के विभिन्न भागों में स्थल महासागर तथा ऊपरी वायुमंडल में एकत्रित मौसम संबंधित आंकड़ों के आधार पर समझा जाता है। पूर्व देश प्रशांत महासागर में स्थित फ्रेंच पोलिनेशिया के तहिनीत लगभग 18 दक्षिण तथा 149 पश्चिम तथा हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व भाग में स्थित पोर्ट डार्विन 12:30 दक्षिणी 133 पूर्व के बीच पाए जाने वाले वायुदाब का अंतर मापकर मानसून की तीव्रता के बारे में पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। भारत का मौसम विभाग 16 कारकों मापदंडों के आधार पर मानसून की संभावित विलय के बारे में काफी समय का पूर्वानुमान लगाता है। प्राचीन भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती है। तटीय भागों में भी समुद्र के समकारी प्रभाव तथा भूमध्य रेखा के निकट के कारण ऋतु के अनुसार तापमान के वितरण प्रतिरूप में शायद ही कोई बदलाव आता हो। उदाहरण पूरत में जनवरी का मध्यम अधिक तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि जून में यह 29.5 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। पश्चिम घाट की पहाड़ी
पर तापमान अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। वायु दाब तथा पौने दक्षिण के अंत तक 22 दिसंबर पर सूर्य दक्षिण गोलार्ध के मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इस ऋतु में मौसम की विशेषताएं उत्तरी मैदान में एक सीन सीन से कुछ वायु दाब विकसित होना है। दक्षिण भारत में वायु दाब उतना अधिक नहीं होता है। 1019 मिलीबार तथा 1013 मिलीबार की संभार रेखा उत्तर पश्चिम भारत तथा पूर्व दक्षिण से होकर गुजरती है। परिणाम स्वरूप उत्तर पश्चिम उच्च वायु दाब के क्षेत्र से दक्षिण में हिंद महासागर पर स्थित निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर पवनें चलना आरंभ कर देती है। कम दाब प्रवणता के कारण 3 से 5 किमी प्रति घंटा की दर से मंद गति की पवनें चलने लगती है। मोटे तौर पर क्षेत्र की भू आकृति भी पवनों की दिशा को प्रभावित करती है। गंगा घाटी में इसकी दिशा पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में इनकी दिशा उत्तर हो जाती है। भू आकृति के प्रभाव से मुक्त इन पवनों की दिशा बंगाल की खाड़ी में स्पष्ट तौर पर उत्तर पूर्व होती है। सर्दियों में भारत का मौसम सुहावना होता है। फिर भी यह सुहावना मौसम कभी कभार हल्के चक्रवाती अवदाबों से बाधित होता रहता है। पश्चिम विक्षोभ कहे जाने वाले ये चक्रवात पूर्वी भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं और पूर्व की ओर चलते हुए पश्चिम एशिया, ईरान, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान को पार करके भारत के उत्तर पश्चिम भागों में पहुंचती है। मध्य में उत्तर में कैरेबियन सागर तथा दक्षिण में ईरान की खाड़ी से गुजरते समय इन चक्रवातों की उग्रता में परिवर्तन हो जाता है। पश्चिम जेट प्रवाह इन दावों को भारत की ओर मुख करने में क्या भूमिका निभाते हैं। वर्षा शीतकालीन मानसून पुराने स्थल में समुद्र की ओर चलने के कारण वर्षा नहीं करती है, क्योंकि एक तो इसमें नमी केवल एकमात्र की होती है और दूसरे स्थल पर संघर्ष के कारण इन दोनों का तापमान बढ़ जाता है, जिससे वर्षा होने की संभावना निरंतर हो जाती है। अतः शीत ऋतु के अधिकांश भारत में वर्षा नहीं होती है। अपवाद स्वरूप कुछ क्षेत्रों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। उत्तर पश्चिम भारत में भूमध्य सागर से आने वाला कुछ दक्षिण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षा करते हैं। कम मात्रा में होते हुए भी यह शीतकालीन वर्षा भारत के रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है। लघु हिमालय में वर्षा हिमपात के रूप में होती है। यह वही हिम है जो गर्मियों के महीनों में हिमालय से निकलने वाली नदियों में जल प्रवाह और जमीन के प्रवाह को नियंत्रण बनाए रखती है। वर्षा की मात्रा मैदान में पश्चिम से पूर्व की ओर तथा पर्वत से उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। दिल्ली में सर्दियों की औसत वर्षा 35 मिलीमीटर होती है। पंजाब और बिहार के बीच यह वर्षा 18 से 25 मिलीमीटर के बीच रहती है। कभी कभी देश सामान्य भाग लगभग मध्य भाग एवं दक्षिण प्रायद्वीप के उत्तरी भागों में भी कुछ शीतकालीन वर्षा हो जाती है। जाड़ के महीने में भारत के उत्तरी पूर्व भागों में स्थित अरुणाचल प्रदेश तथा असम में भी 25 से 50 मिलीमीटर तक वर्षा हो जाती है। उत्तरी पूर्व मानसून पड़ने वाले अक्टूबर से नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी को पार करते समय नमी ग्रहण कर लेती है और तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व कर्नाटक तथा दक्षिण पूर्वी केरल में झंझावाती वर्षा करती है। ग्रीष्म ऋतु तापमान मार्च में सूर्य के कर्क रेखा की ओर आभासी बढ़त के साथ ही उत्तर भारत में तापमान बढ़ने लगता है। अप्रैल, मई एवं जून में उत्तरी भारत में स्पष्ट रूप से ग्रीष्म ऋतु होती है। भारत के अधिकांश भागों में तापमान 30 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। मार्च में दक्कन पठार पर दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश में यह तापमान 38 से 43 सेल्सियस के बीच पाया जाता है। मई में तापमान की यह वृद्धि और अधिक उत्तर में खिसक जाती है, जिससे देश के उत्तरी पश्चिम भागों में 48 सेल्सियस के आसपास तापमान का होना असमान बात नहीं है। दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु मृत होती है तथा उत्तरी भारत जैसे प्रखर नहीं होती है। दक्षिणी भारत की पर्वतीय स्थिति समुद्र में समकालीन प्रभाव के कारण यहाँ के तापमान को उत्तरी भारत में प्रचलित तापमान से नीचे रखती है। दक्षिण में तापमान 36 डिग्री से 32 सेल्सियस के बीच रहता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के कुछ क्षेत्रों में ऊंचाई के कारण तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। तटीय भागों में समांतर रेखा तट के समांतर उत्तर दक्षिण दिशा में फैली है, जो प्रमाणित करती है कि तापमान उत्तर भारत दक्षिणी भारत की ओर न बढ़कर तट से तटीयों की ओर बढ़ता है। गर्मी के महीने से औसत
न्यूनतम दार्जिलिंग तापमान भी काफी उच्च रहता है और यह 20 डिग्री सेल्सियस से शायद कहीं कभी नीचे जाता है। वायु दाब और पौने देश के आधे उत्तर भाग में ग्रीष्म ऋतु के अधिक गर्मी और गिरता हुआ वायु दाब पाया जाता है। उप महाद्वीप के गर्म हो जाने के कारण जुलाई के अंत उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र उत्तर की ओर खिसक कर लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित हो जाता है। मोटे तौर पर यह निम्न दाब की मानसून मानसून द्रोणी उत्तर पश्चिम के थार अवस्था से पूर्व और दक्षिण पूर्व में पाटन और छत्तीसगढ़ के पठार तक विस्तृत होती है। अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति कोणों की धरातलीय संरचना को आकर्षित करती है, जिनकी जिनकी दिशा पश्चिम तट, पश्चिम बंगाल के तट तथा बांग्लादेश के साथ दक्षिण पश्चिम होती है। उत्तरी बंगाल और बिहार में इन कोणों की दिशा पूर्व और दक्षिणी पूर्व होती है। इस बात की चर्चा पहले की जा चुकी है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की ये धाराएं वास्तव में विस्थापित भूमध्य रेखीय पूर्व पावनी है। मध्य जोन तक इन कोणों का अंत प्रवेश मौसम का वर्षा ऋतु की ओर बदलाव करता है। उत्तर पश्चिमी में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के केंद्र में दो के बादलों के नाम से विख्यात शुष्क एवं तापमान हवाएं चलती है, जो कई बार आधी रात तक चलती रहती है। मई में शाम के समय पंजाब, हरियाणा, पूर्व राजस्थान और उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधियां का चलना एक आम बात है। ये अस्थायी तूफान पीड़ादायक गर्मी से कुछ राहत दिलाते हैं, क्योंकि ये अपने साथ हल्की बारिश तथा सुखद एवं शीतल हवाएं लाते हैं। कई बार ये आर्द्रता भारी पवनी ध्वनि की परिधि की ओर आकर्षित होती है। शुष्क एवं आर्द्रता वायु संघनित के अचानक संपर्क से स्थानीय स्तर पर तेजी तूफान पैदा होते हैं। इन स्थानीय तूफानों के साथ तेज हवाएं, मूसलाधार वर्षा और यहाँ तक कि ओले भी आते हैं। ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान आम्र वर्षा ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते पूर्व मानसून में छोड़ पड़ती है, जो केरल एवं तटीय कर्नाटक में यह एक आम बात है। स्थानीय तौर पर इस तूफान वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि यह आम को जल्दी पकने में सहायता देती है। फूलों वाली बौछार इस वर्षा से केवल यह निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्र से कहवा के फूल खिलने लगते हैं। कला बैसाखी असम असम और पश्चिमी बंगाल में वैशाख के महीने में शाम को चलने वाली एक भयंकर विनाशकारी वर्षा युक्त पानी है। इनकी कुशलता प्राकृतिक अंदाज इनके स्थानीय नाम कला वैसाखी से लगाया जा सकता है। इसका अर्थ है वैशाख के महीने में आने वाली तबाही। चाय, पटसन एवं चावल के लिए ये पवनी अच्छी है। असम में इन तूफानों को बरदोली चिड़ा कहा जाता है। लोग उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली ये शुष्क, गर्म एवं पीड़ादायक पवनी है। दिल्ली और पटना के बीच इनकी तीव्रता अधिक होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून ऋतु वर्षा ऋतु इस समय मई महीने में उत्तर पश्चिमी मैदानी में तापमान के तेजी से बढ़ने के कारण निम्नलिखित वायु दाब की दिशाएं और अधिक गहराने लगती है। जून के आरंभ में ये दशाएं इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वे हिंद महासागर से आने वाली दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित कर लेती है। ये दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनी भूमध्य रेखा को पार करके बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रवेश कर जाती है, जहां ये भारत की ऊपरी पेटमान वायु परिसंरचना में मिल जाती है। भूमध्य रेखीय गर्म समुद्री धाराओं के ऊपर से गुजरने के कारण ये पवनी अपने स्थान पर पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता लाती है। भूमध्य रेखा को पार कर उनकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है। इसी कारण इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु में वर्षा अचानक आरंभ हो जाती है। पहली बारिश का असर यह होता है कि तापमान में काफी गिरावट आ जाती है। प्रचंड गर्जन और बिजली की कड़क के साथ इन आर्द्रता भरी पवनों का अचानक चलना प्रायः मानसून का प्रस्फोट कहलाता है। जून के पहले सप्ताह में केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय भागों में मानसून फट जाता है, जबकि देश के आंतरिक भागों में यह जुलाई के पहले सप्ताह तक हो पाता है। मध्य जून से मध्य जुलाई के बीच दिन के तापमान 5 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाती है, जो ही एक पौने स्तर पर पहुंचती है। ऊंचाई और उत्तर पश्चिम भारत पर इसे तापीय निम्न वायु दाब की इनकी दक्षिण पश्चिम दिशा को संशोधित कर देते हैं। भूखंड पर मानसून दो शाखाओं में पहुंच जाती है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की मानसूनी पौनी अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसूनी पौनी आगे 3 शाखाओं में बांटती है। इसकी एक शाखा को पश्चिम घाट रोकती है। ये पौनी पश्चिम घाट के ढलानों पर 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक वह चढ़ती है।
अतः ये पवनी तत्कालीन ठंडी होकर सह्याद्री की पवनाभिमुख ढाल तथा पश्चिमी तटीय मैदान पर 250 से 400 सेंटीग्रेड के बीच भारी वर्षा करती है। पश्चिमी घाट को पार करने के बाद ये पवनी नीचे नीचे उतरती है और गर्म होने लगती है। इससे इन पवनों की आर्द्रता की कमी आ जाती है। परिणाम स्वरूप पश्चिम घाट के पूर्व में इन पवनों से नाममात्र की वर्षा होती है। कम वर्षा का यह क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। कोझिकोड, मंगलोर, पुणे और बैंगलोर में होने वाली वर्षा की मात्रा और उनमें अंतर ज्ञात कीजिए। और अरब सागर से उठने वाली मानसून की दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा और ताप्ती नदियों की तटियों से होकर मध्य भारत में दूर तक वर्षा करती है। छोटा नागपुर पठार में इस शाखा से 15 सेंटीग्रेड वर्षा होती है। यहाँ यह गंगा के मैदान में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। इस मानसून की तीसरी शाखा सौराष्ट्र, प्रायद्वीपीय और कच्छ की टकराती है। वहाँ से यह अरावली के साथ पश्चिमी राजस्थान को लांघती है और बहुत ही कम वर्षा करती है। पंजाब और हरियाणा में भी यह बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। ये दोनों शाखाएं एक दूसरे के सहारे प्रबलित होकर पश्चिम हिमालय विशेष रूप से धर्मशाला में वर्षा करती है। बंगाल की खाड़ी की मानसून पौने की म्यांमार के तट तथा दक्षिण पूर्व बांग्लादेश के एक थोड़े से भाग से टकराती है, किंतु म्यांमार से के तट पर स्थित अराकमान पहाड़ियां इस शाखा के एक बड़े हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देती है। इस प्रकार मानसून पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिण पश्चिम दिशा की अपेक्षा दक्षिणी एवं पश्चिम पूर्वी दिशा में से प्रवेश करती है। यहाँ से यह शाखा हिमालय पर्वत तथा भारत के उत्तरी पश्चिम में स्थित तापीय न्यूनदाब के प्रभावाधीन दो भागों में बट जाती है। इसकी एक शाखा गंगा के मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है और पंजाब के मैदान तक पहुंचती है। इसकी दूसरी शाखा उत्तर एवं उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में बढ़ती है। यह शाखा वह विस्तृत क्षेत्र में वर्षा करती है। इसकी एक उपशाखा मेघालय में स्थित गुरु खासी की पहाड़ियों से टकराती है। खासी की पहाड़ियों के इस शिखर पर स्थित मासिन राम विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु की ऋतु में शुष्क क्यों रह जाता है। इसके लिए दो कारक उत्तरदायी है। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समांतर पड़ता है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के विस्तृत क्षेत्रों में स्थित है। मानसून के निवर्तन के ऋतु अक्टूबर और नवंबर के महीने को मानसून के निवर्तन के ऋतु कहा जाता है। सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति में गंगा के मैदान पर स्थित निम्न वायु दाब की द्रोणी भी दक्षिण की ओर खिसकना आरंभ कर देती है। इससे दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ने लगता है। मानसून सितंबर के पहले सप्ताह में पश्चिम राजस्थान से लौटता है। इस महीने के अंत तक मानसून राजस्थान, गुजरात, पश्चिम गंगा मैदान तथा मध्यवर्ती उच्च भूमि से लौट चुकी होती है। अक्टूबर के आरंभ में बंगाल की खाड़ी के उत्तर भागों में स्थित हो जाता है तथा नवंबर के शुरू में यह कर्नाटक की ओर तमिलनाडु की ओर बढ़ जाता है। दिसंबर के मध्य तक निम्न वायु का केंद्र प्रायद्वीपीय से पूरा तरह से हट चुका होता है। मानसून के निवर्तन के ऋतु में आकाश स्वच्छ हो जाती है और तापमान बढ़ने लगता है। जमीन के अभी भी नमी होती है। उच्च तापमान और आर्द्रता की दशाओं से मौसम कष्टकारी हो जाता है। आमतौर पर इसे कार्तिक मास की पुष्पा कहा जाता है। अक्टूबर माह के उत्तरार्ध ये तापमान तेजी से गिरने लगता है। तापमान में यह गिरावट उत्तरी भारत में विशेष तौर पर देखी जाती है। मानसून के निवर्तन की ऋतु में मौसम उत्तरी भारत में सूखा होता है, जबकि प्रायद्वीपीय एवं पूर्वी भागों में वर्षा होती है। यहाँ अक्टूबर और नवंबर वर्ष से सबसे अधिक वर्षा वाले महीने होते हैं। इस ऋतु का व्यापक वर्षा संबंध चक्रवातीय अवदाब के मार्ग से है, जो अंडमान समुद्र में पैदा होते हैं और दक्षिण प्रायद्वीपीय के पूर्व तट को पार करते हैं। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यंत विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा और अन्य नदियों के घने बसे डेल्टाई प्रदेश इन तूफानों के शिकार बनते हैं। हर साल चक्रवात से यहाँ आपदा आती है। कुछ चक्रवातीय तूफान पश्चिम बांग्लादेश और म्यांमार उत्तर से भी टकराता है। कारोमंडल तट पर होने वाली अधिकांश वर्षा उन्हीं अवदाबों और चक्रवातों से प्राप्त होती है। ऐसे चक्रवातीय तूफान अरब सागर में कम उठते हैं। भारत के परंपरागत ऋतु भारतीय परंपरागत के अनुसार वर्षा के तीन आंशिक चव ऋतुओं में बांटा जाता है। उत्तरी
उत्तरी और मध्य भारत में लोगों द्वारा अपनाई जाने वाले इस ऋतु चक्र का आधार उनका अपना अनुभव है। अनुभव और मौसम के घटक का प्राचीन प्राचीन काल से चलाया आया ज्ञान है, लेकिन ऋतु की यह व्यवस्था दक्षिण भारत के ऋतु से मेल नहीं खाती है, जहाँ ऋतु में थोड़ी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ऋतु वसंत, चैत्र, बैसाख भारतीय कैलेंडर के अनुसार, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वसंत, चैत्र, बैसाख, मार्च, अप्रैल, ग्रीष्म, ज्येष्ठ, आषाढ़, मई, जून, वर्षा, सावन, भादो, जुलाई, अगस्त, शरद, आश्विन, कार्तिक, सितंबर, अक्टूबर, हेमंत, मार्ग मार्ग शेष पहुंचना, नवंबर, दिसंबर, और माघ, फागुन और जनवरी, फरवरी। वर्षा का वितरण भारत में वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर है, लेकिन इससे क्षेत्र पर विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, अधिक वर्षा पश्चिम तट, पश्चिम घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र तथा हिमालय की पहाड़ियों पर होती है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। काशी और जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकोबार पहाड़ियों पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी कम होती है। मध्य वर्षा के क्षेत्र गुजरात के दक्षिण भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्व प्रांतीय झारखंड, बिहार, पूर्व मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ संलग्न गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। न्यून वर्षा के क्षेत्र पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, पूर्व राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र प्रायद्वीपीय के कुछ भागों में, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में, लद्दाख और पश्चिम राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक सीमित रहता है। मानचित्र का अवलोकन करते हुए वर्षा के प्रारूप पहचानिए। मानसून और भारत आर्थिक जीवन। मानसून वह धुरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है। क्योंकि भारत की 64% जनता भरण पोषण के लिए खेती पर निर्भर करती है, जो मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून पर आधारित है। हिमालयी प्रदेशों में अतिरिक्त शेष भारत में वर्षा भय ग्रामीण रहती है, जिससे सारा साल खेती की जा सकती है। मानसून जलवायु की क्षेत्रीय विविधताएं नाना प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक है। वर्षा की परिवर्तनीयता देश के कुछ भागों में सूखा अथवा बाढ़ का कारण बनाती है। भारत में कृषि की समृद्ध वर्षा के सही समय पर आने तथा उसके पर्याप्त वितरित होने पर निर्भर करती है। यदि वर्षा नहीं होती तो कृषि पर इसका पूरा प्रभाव पड़ता, विशेष रूप से इन क्षेत्रों में जहां सिंचाई के साधन विकसित नहीं है। मानसून का अचानक प्रस्फोट देशों के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन का समान समस्या उत्पन्न कर देता है। उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात द्वारा होने वाली शीतोष्ण वर्षा रबी की फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है। भारत की जलवायु की क्षेत्रीय विविधताएं भोजन, वस्त्र और अवसादों की विविधता के उजागर होती है। भूमंडलीय तापमान। आप जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति नियम है। भूतकाल में जलवायु में भी भूमंडलीय एवं स्थानीय स्तर पर परिवर्तन हुए हैं। जलवायु में परिवर्तन आज भी हो रही है, किंतु ये परिवर्तन अगोचर है। अनेक वैज्ञानिक साक्ष्य बनाते हैं कि एक समय पृथ्वी के विशाल भाग बर्फ से ढके थे। अपने भूमंडलीय तापमान पर वाद विवाद सुनना अथवा पढ़ना होगा। प्राकृतिक कारकों के अतिरिक्त भूमंडलीय तापमान के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण, वायुमंडल तथा प्रदूषणकारी गैसों में वृद्धि जैसी मानवीय क्रियाएं भी महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक है। भूमंडलीय तापमान की चर्चा करते समय अपने हरित गृह प्रभावों के बारे में भी सुना होगा। विश्व के तापमान में काफी वृद्धि हो रही है। मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि चिंता का मुख्य कारण है। जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में इस गैस की मात्रा क्रमशः बढ़ रही है। कुछ अन्य गैस जैसे मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन वायुमंडल में अल्प मात्रा में विद्यमान है। इन्हें तथा कार्बन डाइऑक्साइड की हरित गृह गैस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अन्य चार गैस तरीन विकर्ण का ज्यादा अच्छी तरह से अवशोषण करती है, इसीलिए हरित गृह प्रभाव को बढ़ाने में उनका अधिक योगदान है। इन्हीं के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। विगत 150 वर्षों में पृथ्वी की सतह का औसत वार्षिक तापमान बढ़ा है। ऐसा अनुमान है कि सन 2100 में भूमंडलीय तापमान में लगभग 2 सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। तापमान की इस वृद्धि से कई अन्य परिवर्तन भी होंगे। इनमें से एक है गर्मी के कारण हिमांकित और समुद्र बर्फ के पिघलने से समुद्र तल का ऊंचा होना। प्रचलित पूर्वानुमान के अनुसार
अनुसार औसत समुद्र तल 21वीं शताब्दी के अंत तक 48 डिग्री सेमी ऊंचाई हो जाएगा। इसके कारण प्राकृतिक बाढ़ की संख्या बढ़ जाएगी। जलवायु परिवर्तन से मलेरिया जैसी कॉन्टिजेंटल बीमारियां बढ़ जाएगी। साथ ही वर्तमान जलवायु सीमा भी बदल जाएगी, जिसके कारण कुछ भाग कुछ अधिक जलसिक्त और अधिक शुष्क हो जाएंगे। कृषि के प्रतिरूप बदल जाएंगे। जनसंख्या और परितंत्र में भी परिवर्तन होंगे। जरा सोचिए, यदि आपका समुद्र तल 50 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाए तो भारत के तटवर्ती क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नीचे दिए गए चार विकल्पों के में से किसी का उत्तर चुनें। जोड़े की आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? भारत के कितने भूभाग पर 76 सेंटीमीटर से कम औसत वर्षा वर्षा होती है? दक्षिण भारत के संदर्भ में से कौन सा तथ्य ठीक नहीं है? यहाँ दैनिक तापमान से कम होता है। यहाँ वार्षिक तापमान से कम होता है। यहाँ तापमान सारा वर्षा रहता है। यहाँ जलवायु विषमय पाई जाती है। जब सूर्य दक्षिण गोलार्ध के मकर रेखा पर सीधा चमकता है तब निम्नलिखित में से क्या होता है? उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च वायु दाब विकसित हो जाता है। उत्तरी पश्चिम भारत में तापमान बढ़ने के कारण निम्न वायु दाब विकसित हो जाता है। उत्तरी पश्चिम भारत में तापमान वायु दाब में कोई परिवर्तन नहीं आता है। उत्तर पश्चिम भाग में झुलसा देने वाली जेल लू चलती है। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। अर्थात उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है? मानसून ट्रांसपोर्ट से आपका क्या अभिप्राय है? भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान का नाम लिखिए। उत्तर पश्चिम भारत में रबी की फसलें बोने वाले किसानों को किस प्रकार की चक्रवात से वर्षा प्राप्त होती है? वे चक्रवात कहाँ उत्पन्न होती है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 125 वर्षों में लिखे। जलवायु में एक प्रकार का केंद्र होते हुए भी भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विविधताएं पाई जाती हैं। जलवायु उदाहरण देते हुए इस कथन को स्पष्ट कीजिए। भारतीय मौसम विज्ञान का विभिन्न विभाग के अनुसार भारत में कितने स्पष्ट मौसम पाए जाते हैं? किसी एक मौसम की दशाओं की साविधता व्याख्या कीजिए। परियोजना क्रियाकलाप भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित दर्शाई है। शीतकालीन वर्षा के क्षेत्र ग्रीष्म ऋतु में पौने की दिशा। जनवरी माह में 15 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान वाले क्षेत्र। भारत में इस और डिग्री सेंटीग्रेड में समवर्षा रेखाएं। प्राकृतिक वनस्पति प्राकृतिक वनस्पति। क्या आप कभी पिकनिक के लिए जंगल गए हैं? अगर आप शहर में रहते हैं तो अवश्य ही पार्क गए होंगे, और अगर गांव में रहते हैं तो आप अमरूद या नारियल के बगीचे में गए होंगे। आप प्राकृतिक और मानव रोपित वनस्पतियों में कैसे अंतर करते हैं? जो पौधे जंगल में प्राकृतिक परिस्थितियों में फलता फूलता है, वही पेड़ आपके बगीचे में मानव देख रेख में उगाया जाता है। प्राकृतिक वनस्पतियों में अभिप्राय उसी पौधों का समुदाय से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप से उगता है और उसकी विभिन्न प्रजातियां वहां पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में यथासंभव स्वयं को ढाल देती है। भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। हिमालय पर्वत में शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति उगती है। पश्चिमी घाट तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वन एवं मैंग्रोव तथा राजस्थान के मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की झाड़ियां फैक्ट्रेक्स और कटीदार वनस्पतियां पाई जाती है। मिट्टी और जलवायु में विभिन्नताएं के कारण भारत में वनस्पति क्षेत्र विभिन्नताएं पाई जाती है। प्रमुख वनस्पति प्रकार तथा वनस्पति प्रकार प्रमुख वनस्पति प्रकार तथा जलवायु परिस्थिति के आधार पर भारतीय वनों के निम्न प्रकार में बांटा जा सकता है। वनों के प्रकार: उष्णकटिबंधीय एवं सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। पर्वतीय वन। वेलाचाली एवं अनुपात वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन ये वन पश्चिम घाट के पश्चिम ढाल पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ये सूक्ष्म आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और औसत वार्षिक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। उष्णकटिबंधीय वन समुद्र और परतों वाले होते हैं, जहाँ भूमि के नजदीक झाड़ियां और बंदरें होती है। इसके ऊपर छोटे कद वाले पेड़ और सबसे ऊपर लंबे पेड़ होते हैं। इन वनों में वृक्षों की लंबाई 60 मीटर या उससे भी अधिक हो सकती है, जो कि इन पेड़ों के पत्ते फूटने वाले फल लगने का समय अलग अलग है। इसीलिए ये वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। इनमें से पाई जाने वाली मुख्य वृक्ष प्रजातियां रोजवुड, महोगनी, एनी और एनबनी है।
अर्थात सदाबहार वन इन्हीं क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। ये वन सदाबहार और अनुपाती वनों के मिश्रित रूप है। इनमें से मुख्यतः 20 प्रजातियां ईंटल, हून और कैड है। अंग्रेजी भारत में वनों की आर्थिक महत्ता को समझते थे और इसीलिए उन्हें इनका बड़े पैमाने पर दोहन करना शुरू किया है। इनसे वनों की संरचना भी बदलती चली गई है। गढ़वाल और कुमाऊं में पाए जाने वाले ऊख के स्थान पर चीड़ के पेड़ उगाए गए जो रेल पटरी बिछाने के लिए आवश्यक थे। चाय, कॉफी और रबड़ के बागान लगाने के लिए भी वनों को साफ किया गया है। लकड़ी उसमें रोधक होती है, इसीलिए अंग्रेजों ने इसका प्रयोग इमारत निर्माण में भी भरपूर मात्रा में किया है। इस तरह से संरचना को भरपूर वनों का व्यापारिक इस्तेमाल शुरू हुआ है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारतवर्ष में ये दोनों बहुतायत में पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर होती है। जल उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्रता और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। आर्द्रता पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ वार्षिक 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। ये वन उत्तर पूर्वी राज्य और हिमालय के गिरिपथ, पश्चिम घाट के पूर्वी ढालों और उड़ीसा में उगते हैं। सागवान, साल, शीशम, शीशम, हुरा, महुआ, औला, सेम, कुसुम और चंदन आदि प्रजातियों के वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन देश के उन विस्तृत भागों में मिलते हैं जहाँ वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। आर्द्रता क्षेत्र की ओर एक वन आर्द्रता पर्णपाती और शुष्क क्षेत्रों की कांटेदार वनों में मिल जाते हैं। ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। अधिक वर्षा वाले प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर भारत के मैदानों में ये वन भूदृश्य बनाते हैं जहाँ सागवान और अन्य पेड़ों के बीच हरी भरी घास होती है। शुष्क ऋतु शुरू होते ही इन पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं और घास के मैदान में नग्न पेड़ खड़े रह जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ों में तेंदुआ, पलाश, अमलतास, बेल, खैर और सकल इत्यादि है। राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में क्रम वर्षा अत्यधिक पशु चारण के कारण प्राकृतिक वनस्पति बहुत विरल है। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इन वनों में कई प्रकार के घास और झाड़ियाँ शामिल हैं। इनमें से दक्षिण से पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अर्धशुष्क क्षेत्र शामिल हैं। इन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष रहित रहते हैं और झाड़ियों जैसे लगते हैं। इनमें से पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियां बबूल, बेर, खजूर, खैर, नीम, खिंजरी और पांगास इत्यादि है। इन वृक्षों के नीचे लगभग 2 मीटर लंबी गुच्छे घास उगती है। पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। इन वनों को दो भागों में बांटा जा सकता है, उत्तरी पर्वतीय वन एवं दक्षिणी पर्वतीय वन। उच्च ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उच्च कटिबंधीय वनों से टुंड्रा में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। हिमालय के गिरिपथ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके बाद 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर अज्ञात शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। उत्तर पूर्व भारत की उच्चतर पहाड़ी श्रीलंका और पश्चिम बंगाल और उत्तरांचल के पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्तों वाले ओक और चेस्टनट जैसे इस सदाबहार वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर व्यापारिक बहुत बड़े चीड़ के वन पाए जाते हैं। हिमालय के पश्चिम भागों में बहुमूल्य वृक्ष प्रजातियां देवदार के वन पाए जाते हैं। देवदार की लकड़ी अधिक मजबूत होती है और निर्माण कार्य प्रयुक्त होती है। इसी तरह चिनार वाला वलन जिसकी लकड़ी कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती है, पश्चिम हिमालय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। केवल पाइन और शक्रोत 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इस ऊंचाई पर कई स्थानों पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास भी उगती है। इससे अधिक ऊंचाई पर एल्पाइन वन और चारागाह पाए जाते हैं। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्लेट फर, जूनियर पर पाइन बर्च और रोडोडेंड्रॉन आदि वृक्ष मिलते हैं। ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय जैसे गुज्जर, करावाल, गड्डी और भूटिया इन चरागाहों का पशु चारण के लिए भरपूर प्रयोग करते हैं। शुष्क उत्तरीय ढालों की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय के दक्षिणी ढालों पर अधिक वनस्पति पाई जाती है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंड्रा वनस्पति जैसे वंश एवं लाइकेन आदि पाई जाती है। दक्षिण पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों वे मिलते हैं,
पश्चिम तट घाट मध्यांचल और नीलगिरी पर्वत श्रेणी मौजूद है। ये श्रृंखला उष्ण कटिबंध में पड़ती है और इनकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1500 मीटर की है। इसीलिए यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्णकटिबंधीय और निचले क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक प्रांतों में पश्चिम घाट में इस तरह की वनस्पति विशेषकर पाई जाती है। नीलगिरी, अन्नामलई और पानी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय वनों को सौरनाश के नाम से जाना जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों मैंग्रोविया, लेरेल, सीक्वेन और बेटर का सांस्कृतिक महत्व है। ये वन सतपुड़ा और नेपाल श्रेणी में भी पाए जाते हैं। वे मेलांची एवं अपूर्ण भारत के विभिन्न प्रकार में विभिन्न प्रकार के लता एवं अनुकूल आवास पाए जाते हैं। इसके 70% भागों पर चावल की खेती की जाती है। भारत में लगभग 39 लाख हेक्टेयर भूमि आर्द्रता है। उड़ीसा में चिल्का और भरतपुर में रामदेव राष्ट्रीय पार्क अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमिका के अधिवेशन राम सरल अधिवेशन के अंतर्गत रचित जलकुट आवास है। अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच इस एक समझौता है। हमारे देश की आर्द्रता भूमि को 8 वर्गों में रखा गया है, जो इस प्रकार है। दक्षिण के नगर पठार के जलाश और दक्षिण पश्चिम तटीय क्षेत्र की रेंगुन एवं अन्य आर्द्रता भूमि राजस्थान, गुजरात और कच्छ की खारे जल वाली भूमि गुजरात, राजस्थान से पूर्व के उलावदेव राष्ट्रीय पार्क और मध्य प्रदेश की ताजा जल वाली झीलें एवं जलाशय, भारत के पूर्वी तट पर डेल्टाई आर्द्रता भूमि एवं रंगून, चिल्का झील आदि, गंगा मैदान में ताजा जल वाले कच्छ क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के मैदान एवं उत्तरी पूर्व भारत, हिमालय और हिमालय गिरिपथ के कच्छ एवं अनुपम क्षेत्रों में कश्मीरी और लद्दाख की पर्वतीय झीलें और नदियां, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीप जाको के मैंग्रोव वन और दूसरे आर्द्र क्षेत्र मैंग्रोव वन, कच्छ, ज्वारी, सकड़ी, पहाड़ी पंख मैदान और ज्वारनदमुख के तटीय क्षेत्रों पर उगते हैं। इनमें से बहुत से लवण से न प्रभावित होने वाले पेड़ पौधे होते हैं। बंधे जल एवं ज्वारी प्रवाहित की संकरित खाड़ी से आड़े तिरछे या वन विभिन्न किस्मों के पक्षियों को आश्रय प्रदान करते हैं। भारत में मैंग्रोव वन 6,750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं, जो विश्व के मैंग्रोव क्षेत्रों का 7% है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं पश्चिम बंगाल के सुंदर वन डेल्टा में अत्यधिक विकसित है। इसके अलावा ये महानदी गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में बढ़ते अतिक्रमणता के कारण इनका संरक्षण आवश्यक हो गया है। वन और जीवन संख्यक जनजातीय लोगों के लिए वन एक औसत रोजी रोटी और अस्तित्व है। ये उन्हें भोजन, फल, खाने लायक वनस्पति, शहद, पौष्टिक जल और शिकार के लिए वन्य जानवर प्रदान करती है। ये उन्हें घर बनाने का सामान और कलाकृति की वस्तुएं देती हैं। जनजातीय समुदायों के लिए वनों की महत्ता सभी जानते हैं, क्योंकि ये उनके जीवन और आर्थिक क्रियाओं के आधार पर है। वनों और जनजातीय समुदायों में घनिष्ठ संबंध है और इनमें से एक का विकास दूसरे के बिना असंभव है। वनों के विषय में इनके प्राचीन व्यवहारिक ज्ञान को वन विकास में प्रयोग किया जा सकता है। जनजातियों को वनों से वन उत्पादन संग्रहण करने वाले न समझकर उन्हें वन संरक्षण में भागीदारी बनाया जाना चाहिए। वन संरक्षण वनों का जीवन और पर्यावरण के साथ जटिल संबंध है। वन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें बहुत आर्थिक एवं सामाजिक लाभ पहुंचाते हैं। अतः वनों के संरक्षण की मानवीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। फलस्वरूप भारत सरकार ने पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति 1952 में लागू की, जिसे 1988 में संशोधित किया गया। इस नई वन नीति के अनुसार सरकार 10 सार्वजनिक वन प्रबंधन पर बल देगी, जिससे एक ओर वन संसाधन का संरक्षण एवं विकास किया जाएगा और दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। इस वन नीति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। देश में 30% भाग पर वन, लगभग जो वर्तमान राष्ट्रीय स्तर से 6% अधिक है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखना तथा पारिस्थितिक संतुलन क्षेत्रों में वन लगाना, देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा आनुवंशिक मूल्य का संरक्षण, मृदा अपरदन और मरुस्थलीय रोकना तथा बाढ़ एवं सूखा नियंत्रण। निम्नलिखित भूमि पर सामाजिक वानिकी वनारोपण द्वारा वन का विस्तार, वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी
लकड़ी ईंधन चार और भोजन उपलब्ध करवाना और लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं का प्रयोग में लाना। पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए पेड़ों की कटाई पर रोकने के लिए जन आंदोलन लगाना, जिसमें से महिलाएं भी शामिल हो ताकि वनों पर दबाव कम हो। इस वन संरक्षण नीति के अंतर्गत विभिन्न कदम उठाए गए हैं। सामाजिक वानिकी सामाजिक वानिकी अपने क्षेत्र वन्य सामाजिक एवं ग्रामीण विकास में के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन और सुरक्षा तथा उस पर भूमि पर और वन रोपण राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 से 69 जिन्हें सामाजिक वानिकी को 3 वर्गों में बांटा है: शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। शहरी और इनके इर्द गिर्द निजी एवं सार्वजनिक भूमि जैसे हरित पट्टी, पार्क, सड़क के साथ जगह औद्योगिक एवं व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष लगाना और उनका प्रबंधन सारे शहरी वानिकी के अंतर्गत आता है। ग्रामीण वानिकों में कृषि वानिक और सामुदायिक कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है। कृषि वानिक का अर्थ है कृषि योग्य तथा बंजर भूमि पर पेड़ और फसलें एक साथ लगाना। इसका अभिप्राय है वानिक और खेती एक साथ करना, जिससे खाद्यान्न, जाल, ईंधन, इमारती लकड़ी और फलों का उत्पादन एक साथ किया जाए। ये समुदाय वानिकी में सार्वजनिक भूमि जैसे गांव, चारागाह, मंदिर भूमि, सड़क के दोनों और नहर किनारे, रेल पटरी के साथ पटरी और विद्यालयों में पेड़ लगाना शामिल है। इसका उद्देश्य पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाना है। इस योजना का एक उद्देश्य भूमि विहीन लोगों को वाहनीकरण से जोड़ना तथा इससे उन्हें वे लाभ पहुंचाना जो केवल भूस्वामी को ही प्राप्त होते हैं। फॉर्म वानिकी के अंतर्गत किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्व वाले या दूसरे पेड़ लगाते हैं। वन विभाग इसके लिए छोटे और मध्य किसानों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराते हैं। इस योजना के तहत कई तरह की भूमि जैसे खेतों की मेड़, चारागाह, घास स्थल, घर के पास बड़ी खाली जमीन, पशुओं के पड़ों में भी पेड़ लगाए जाते हैं। वन प्रणाली अपने चिड़घर में पिंजराओं में जंतु और पक्षी दोनों देखे होंगे। भारत में वन प्रणाली एक महान प्राकृतिक धरोहर है। यह अनुमान लगाया गया है कि विश्व के ज्ञात पौधों और प्राणियों की किस्म में से 4 से 5% किस्म भारत में पाई जाती है। हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पर जैव विविधता पाए जाने का कारण यहाँ पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र हैं, जिन्हें हमें योग से संरक्षित रखा है। समय के साथ पारिस्थितिक तंत्रों के आवास मानव क्रियाओं द्वारा प्रभावित हो गए हैं। परिणाम स्वरूप जैव प्रजातियों की संख्या काफी कम हो गई है। वो कुछ जैव प्रजातियों को तुल्य होने के कगार पर है। वन्य प्रजातियों की संख्या कम होने का मुख्य कारण इस प्रकार है: औद्योगिक और तकनीकी विकास के कारण वनों के दोहन की गति तेजी हुई है। खेती, मानवीय बस्ती, सड़कों, खदानों, जलाशयों इत्यादि के लिए जमीन से वनों को साफ किया गया है। स्थानीय लोगों ने चार ईंधन और इमारती लकड़ी के लिए वनों से पेड़ काटे और वनों पर दबाव बढ़ाया है। पालतू पशुओं के लिए नए चारागाह की खोज में मानव ने अन्य वन्य जीवों और उनके आवासों को नष्ट किया है। राजवाड़ों तथा संभ्रांत वर्ग ने शिकार को घेरा बनाया है। एक ही बार में सैकड़ों वन्य जीवों को शिकार बनाया है। व्यापारिक महत्व के लिए अभी भी पशुओं को मारा जा रहा है। जंगलों में आग लगने से भी वन और वन्य प्रणाली की प्रजातियां नष्ट हुई। यह महसूस किया जा रहा है कि राष्ट्रीय एवं विश्व प्राकृतिक धरोहर को बचाने और प्राकृतिक पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रणालियों और प्राणियों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। इस देश में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? भारत के वन प्रणाली संरक्षण। भारत में वन प्रणालियों के बचाव की परिपाटी बहुत पुरानी है। पथ तंत्र और जंगल फूल इत्यादि की कहानियां हमारे वन प्रणालियों के प्रति प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत करती है। इनका युवा पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। वन प्रणाली अधिनियम 1972 में पास हुआ है, जो वन प्रणाली के संरक्षण और रक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। उस अधिनियम के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। अधिनियम के तहत अनुसूचित से सूचीबद्ध संकटापन्न प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करना तथा नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान करना। इस अधिनियम को 1991 में बुनियादी संशोधित कर दिया गया है, जिसके तहत कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। इनमें से कुछ पौधे की प्रजातियों को बचाने तथा संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण का प्रावधान है। देश में 103 नेशनल पार्क और 563 वन प्रणाली वन है। वन प्रणाली संरक्षण का दायरा काफी बड़ा है और इसमें मानव कल्याण की असीम संभावनाएं निहित है। यद्यपि इस लक्ष्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है तब हर व्यक्ति इसका महत्व समझे और ये अपना योगदान दे। यूएन के मानव और जीवमंडल योजना के तहत भारत सरकार ने वनस्पति जात और प्रणाली जात के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 जैसी विशेष योजनाएं इन जातियों के संरक्षण
संरक्षण और उनकी आवासों सैकड़ों वर्षों के बाद चुनाव के लिए चलाई जा रही है। इनमें से प्रोजेक्ट टाइगर टाइगर 1900 से चलाई जा रही है 1973 से चलाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में बाघों की संख्या का स्तर बनाए रखना है, जिसमें से वैज्ञानिक सौंदर्यात्मक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक मूल्य बनाए रखे जा सकेंगे। इसके प्राकृतिक धरोहर को भी संरक्षण मिलेगा। इसका लोगों को शिक्षा और मनोरंजन के रूप में फायदा होगा। शुरू में यह योजना 9 बाघ नीचियों आंतरिक क्षेत्रों में शुरू की गई थी और 16,339 वर्ग किलोमीटर पर फैली थी। अब यह योजना 50 करोड़ बाघ नीचियों में चल रही है और इनका क्षेत्रफल 71,027.10 वर्ग किलोमीटर है और 18 राज्यों में व्यापक है। देश में बाघों की संख्या 2006 में 1411 से बढ़कर 2020 में 2,967 हो गई है, जो विश्व की कुल बाघ जनसंख्या का 70% है। यह योजना मुख्य रूप से बाघ केंद्रित है, परंतु फिर भी पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता पर जोर दिया जाता है। बाघ की संख्या का स्तर तभी ऊंचा रह सकता है जब पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषण स्तरों और इसकी भोजन कड़ी को बनाए रखा जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा कुछ और परियोजनाएं जैसे मगरमच्छ प्रजनन परियोजना, मोंगलो परियोजना और हिमालय कस्तूरी मृग परियोजना भी चलाई जा रही है। बीज मंडल नीचम जीव मंडल नीचम आंतरिक क्षेत्रों में विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र हैं, जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम एबी के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। जैसे कि आलेख 5.1 में दिखाया गया है कि जीव मंडल नीचे के 3 मुख्य उद्देश्य। भारत में 18 जीव मंडल नीचे है। परियोजना 5.1 इसमें से 12 जीव मंडल नीचे यूनेस्को द्वारा जीव मंडल नीचे विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है। जीव मंडल नियम व्यवस्था पर्यावरण अनुसंधान को देखकर के लिए अंतरिक्ष नेटवर्क संरक्षण, जीव विविधता और प्राकृतिक तंत्रों का संरक्षण, विकास, पर्यावरण और विकास का मेल जोल। जीव मंडल में नीचे का नाम एवं कुल भौगोलिक क्षेत्र वर्ग की नामित स्थिति प्रांत नीलगिरी 1520 5520 1 तारीख 8वां महीना 1986 वायदान महानगर हॉल बादीपुर मलाई नीलापुर साइलेंट वैली और सिरुवाली पहाड़ी तमिलनाडु केरल और कर्नाटक। नंदा देवी 5860.69 18 तारीख को महीना 1988 चमोली पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले के भाग उत्तराखंड में नौकर एक 820 1 तारीख 9वां महीना 1988 गौड़ पहाड़ी का हिस्सा मेघालय और मांस 2837 14 तारीख 3रा महीना 1889 कोकराझ दोगाई गांव पर पीट नलबाड़ी कामरूप एवं दक्षिण दारागंज जिले के हिस्से असम। सुंदरवन 19 तारीख 3रा महीना 1989 गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र डेल्टा एवं इसका हिस्सा पश्चिम बंगाल तमिलनाडु के उत्तर में राम सरोवर द्वीप से दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत मन्नार की खाड़ी का भारतीय भाग। ग्रेट निकोबार 885 6 तारीख को महीना 1989 अंडमान निकोबार सुंदरू दक्षिण द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह डुगरू साई को 765 28 तारीख 7 महीने 1997 डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले के भाग असम और दिहांग देबापा में 5111.5 2.9 1998 अरुणाचल प्रदेश में सियांग और दिबांग जिले के भाग। पचमढ़ी 1981 3 तारीख 3रा महीना 1999 बेतुल होशंगाबाद और बिछवाड़ा जिले के भाग भागमत प्रदेश। कंचनजंगा 2619.92 7 तारीख 2रा महीना 2000 उत्तर और पश्चिम सिक्किम भाग में अगस्ता मलय 3500.36 1211 2001 केरल में अगस्ता अली मलय पहाड़ियां अचानक अमरकंटक 3835.51 30 तारीख 31रा महीना 2005 मध्य प्रदेश में अनूपपुर और दीन द्वारी जिलों के भाग और छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले का भाग। कच्छ 12,454 29 तारीख 1वां महीना 2008 कच्छ का भाग एवं गुजरात के राजकोट सुंदर नगर तथा पाटन जिले ठंडा रेगिस्तान 7770 28 तारीख 8वां महीना 2009 पीन वैली नेशनल पार्क एवं
निवेश चंद्रताल तथा सारिचू एक एवं कीपर एवं प्रणाली अभियान हिमाचल प्रदेश सेशन अंचल 4705.997 26 तारीख 9 महीना 2010 पूर्वी घाट से शेष असम चल की पहाड़ी तथा आंध्र प्रदेश से जोड़ तथा गढ़वाल जिले के भाग पन्ना 2998.98 25 तारीख 8 महीना 2011 मध्य प्रदेश में पन्ना एवं छतरपुर जिलों के भाग निम्नलिखित चार विकल्पों में से सही का उत्तर चुनें। चंदन एवं किसी तरह के वन के उदाहरण है सदाबहार वन, पर्णपाती वन, गिलटाई वन, केदार वन। परछेद टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? बाघ मारने के लिए, बाघ का शिकार से बचने के लिए, बाघ के चिड़ियाघर में डालने के लिए, बाघ पर फिल्म बनाने के लिए। नंदा देवी जीव मंडल नीचे निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा। निम्नलिखित में से कितने भारत के जीव मंडल नीचे यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? 1, 2, 11, 4। वन जीवों के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए? 33, 44, 55, 82। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दें। प्राकृतिक वनस्पति क्या है? जलवायु की परिस्थितियों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उगते हैं। जलवायु की कौन सी परिस्थितियां सदाबहार वन उगने के लिए अनुकूल है? सामाजिक वनिक से आपका अभिप्राय है? वायुमंडल नीचे को परिभाषित करें। वन क्षेत्रों में वन आवरण में क्या अंतर है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 125 शब्दों में दे। वन संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? वन्य जीव संरक्षण में लोगों की भागीदारी कैसे महत्वपूर्ण है? परियोजना क्रियाकलाप। भारत के रेखा और मानचित्र पर निम्नलिखित को पहचान कर चिन्हित करें। मैंग्रोव वन वाले क्षेत्र, नंदा देवी सुंदर वन, तन्ना वलय की खाड़ी और नीलगिरी जीव मंडल निचला। भारत वन संरक्षण मुख्यालय में स्थिति का पता लगाए और रेखांकित करें। और प्राकृतिक संकट तथा आपदाओं के कारण परिणाम तथा प्रबंधन। इकाई संबंधित बाढ़ तथा सुखाड़, भूकंप तथा सुनामी, चक्रवात व संक्रमण। आपने सुनामी के बारे में तो पढ़ा होगा या उसके प्रभाव की तस्वीर टेलीविजन पर देखी होगी। आपको कश्मीर में नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ आए भयावह भूकंप की जानकारी भी होगी। इन आपदाओं से होने वाले जान और माल के नुकसान ने हमें हिला कर रख दिया था। ये परिघटनाओं के रूप में क्या है और कैसे घटित है? हम इनसे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? ये कुछ सवाल है जो हमारे दिमाग में आते हैं। इस अध्ययन में हमें इन्हीं सवालों का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। परिवर्तन प्राकृतिक नियम है। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो विभिन्न तत्वों में, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, पदार्थ हो या अपदार्थ, वारंवार चलती रहती है तथा हमारी प्राकृतिक और सामाजिक संस्कृतियां पर्यावरण को प्रभावित करती है। यह प्रक्रिया हर जगह व्याप्त है, परंतु इसके परिणाम संगठनात्मक और पैमाने में अंतर होता है। ये बदलाव धीमी गति से भी आ सकते हैं, जैसे हस्तक्षेप, और जैव जीवों में ये बदलाव तेजी से भी आ सकते हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, भूकंप और तूफान इत्यादि। इसी प्रकार इसका प्रभाव छोटे क्षेत्रों तक सीमित हो सकता है, जैसे आंधी, गर्भपात और टेरानोड, और इतना व्यापक हो सकता है जैसे भूमंडलीय उष्मीकरण और ओजोन परत का ह्रास। इसके अतिरिक्त परिवर्तन का विभिन्न लोगों के लिए भिन्न अर्थ होता है। यह इनको समझने की कोशिश करने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। प्राकृतिक दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल्य तटस्थ होता है, न अच्छा होता है और न बुरा होता है, परंतु मानव दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल्य बोझिल होता है। कुछ परिवर्तन अपेक्षित और अच्छे होते हैं, जैसे ऋतु में परिवर्तन, फलों का पकाना आदि, जबकि कुछ परिवर्तन अनपेक्षित और बुरे होते हैं, जैसे भूकंप, बाढ़ और युद्ध। आप अपने पर्यावरण का परीक्षण करके उन परिवर्तनों की सूची तैयार करके जो दीर्घकालीन है और उनकी भी जो अल्पकालीन है। क्या आप जानते हैं कि क्यों कुछ बदलाव अच्छे समझे जाते हैं और दूसरे बुरे? उन बदलावों की सूची बनाइए जो आप हर रोज अनुभव करते हैं। कारण बताएं कि क्यों इसमें से कुछ अच्छे और दूसरे बुरे माने जाते हैं। इस अध्ययन में हम कुछ ऐसे परिवर्तनों को समझने की कोशिश करेंगे जो बुरे माने जाते हैं और जो बहुत लंबे समय से मानव को भयभीत किए हुए हैं। भयानक आपदा और विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं से मानव हमेशा भयभीत रहा है। आपदा क्या है? आपदा प्रायः एक अनपेक्षित घटना होती है जो ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती है जो मानव के नियंत्रण में नहीं है। यह थोड़े समय में और बिना चेतावनी के घटित होती है, जिसकी वजह से मानव जीवन के क्रियाकलाप अवरुद्ध होते हैं तथा बड़े पैमाने पर माल के नुकसान होता है। अतः इसमें से निपटने के लिए हमें समानता दी जाने वाली वैद्युतिक आपातकालीन सेवाएं की अपेक्षा अधिक प्रत्ययन करनी पड़ती है। लंबे समय तक भौगोलिक साहित्य की आपदाओं को प्राकृतिक बालों का परिणाम माना जा रहा है और मानव को इनका अबोध एवं असहाय शिकार। परंतु प्राकृतिक बल ही आपदा
आपदाओं के एकमात्र कारक नहीं है। आपदाओं की उत्पत्ति का संबंध मानव क्रियाओं क्रियाकलापों से भी है। कुछ मानवीय गतिविधियां तो सीधे रूप में इन आपदाओं के लिए उत्तरदायी है। भोपाल को इस तरह से चेरनोबिलियर नाम की आपदा युद्ध 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 सी एक से क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस वायुमंडल में छोड़ना तथा ग्रीन हाउस गैस धुआं वायु जल तथा मिट्टी संबंधित पर्यावरण प्रदूषण आदि आपदाओं इसके उदाहरण है। कुछ मानवीय गतिविधियां परोक्ष रूप से भी आपदाओं को बढ़ावा देती है। वनों को काटने की वजह से भू संकलन और बाढ़ भंगुर जमीन पर निर्माण कार्य और वैज्ञानिक उपयोग कुछ उदाहरण है जिनकी वजह से आपदाएं परोक्ष रूप में प्रभावित होती है। क्या अपने पड़ोस या विद्यालय के आसपास चल रही गतिविधियों की पहचान कर सकते हैं जिनकी वजह से भविष्य में आपदाएं आ सकती हैं? क्या आप इनमें से बचाव के लिए सुझाव दे सकती हैं? यह सर्वमान्य है कि पिछले कुछ सालों में मनोवृत्ति आपदाओं की संख्या और परिणाम दोनों में ही वृद्धि हुई है और कई स्तर पर ऐसी घटनाओं से बचने के निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं। यद्यपि इस संदर्भ में अब तक सफलता मात्र ही तथ्य लगी है, परंतु इन मनोवृत्ति आपदाओं नियमों से कुछ का निवारण संभव है। इनके विपरीत प्राकृतिक आपदाओं पर रोक लगाने की संभावनाएं बहुत कम है। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका है इनके असर को कम करना और इनका प्रबंध करना। इस दिशा में विभिन्न स्तरों पर कई प्रकार के ठोस कदम उठाए गए हैं जिनमें से भारत राष्ट्रीय आपदाएं प्रबंधन संस्था के संस्थापक 1993 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में भूकंप शिखर सम्मेलन और मई 1994 में यांगोंग जापान में आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी आदि विभिन्न स्तर पर इस दिशा में उठाए जाने वाले ठोस कदम है। प्रायः यह देखा गया है कि विद्वान आपदा और प्राकृतिक संकट शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह कर लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, परंतु फिर भी इनमें से अंतर है, इसीलिए इन दोनों में भेद करना आवश्यक है। प्राकृतिक संकट प्राकृतिक पर्यावरण में हालात के तत्व है जिनमें से धन जन या दोनों को नुकसान पहुंचाने की संभावना व्यक्त होती है। ये बहुत तीव्र हो सकती है या पर्यावरण विशेष की अस्थायी पक्ष भी हो सकती है, जैसे महासागरीय धाराएं, हिमालय में तीव्र ढाल तथा अस्थिर संरचनात्मक आकृति अथवा रेगिस्तान तथा हिमछादी क्षेत्र में विषम जलवायु दशाएं आदि। प्राकृतिक संकट की तुलना में प्राकृतिक आपदाएं अपेक्षाकृत तीव्रता से घटती होती है तथा बड़े पैमाने पर जनधन की हानि तथा सामाजिक तंत्र एवं जीवन को छीन-बीन कर देती है तथा उन पर लोगों का बहुत कम या कुछ नियंत्रण नहीं होता है। समानतः प्राकृतिक आपदाएं संसार भर के लोगों में व्यापकृत अनुभव होती है और ये दो आपदाएं न तो समान होती है और न ही उनमें से आपस में तुलना की जा सकती है। प्रत्येक आपदा अपने नियंत्रणकारी सामाजिक पर्यावरण घटक सामाजिक अनुक्रिया जो यह उत्पन्न करती है तथा जिस ढंग से प्रत्येक सामाजिक वर्ग से इससे निपटते हैं अद्वितीय होती है। ऊपर व्यक्त विचाराधीन महत्वपूर्ण चीजों को इंगित करता है। पहला, प्राकृतिक आपदा के परिणाम गहनता एवं प्रबलता तथा इसके द्वारा किए गए नुकसान समांतर पर बढ़ते जा रहे हैं। ये दूसरे संसार के लोगों में इन आपदाओं द्वारा पैदा किए हुए भय के प्रति चिंता बढ़ रही है तथा इनसे जान माल की क्षति को कम करने का रास्ता ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। और अंत प्राकृतिक आपदा के प्रारूप में समानता पर महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। प्राकृतिक आपदाओं एवं संकट के अवगमन में परिवर्तन भी आए हैं। पहले प्राकृतिक आपदाओं एवं संकट दो परस्पर अंतर संबंधित परिघटनाएं समझी जाती है, अर्थात जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक संकट आते थे वे आपदाओं के द्वारा भी सुभेद थे। अतः उस समय मानव परिस्थिति तंत्र के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करता था, इसीलिए आपदा से नुकसान कम होता था। तकनीकी विकास ने मानव को पर्यावरण को प्रभावित करने की बहुत क्षमता प्रदान कर दी। परिणाम मनुष्य ने आपदा के खतरे वाले क्षेत्रों में गहन क्रियाकलाप शुरू कर दिया है और इस प्रकार आपदाओं को सुभेदित को बढ़ा दिया है। अधिकांश नदी के बाढ़ मैदानों में उपयोग तथा भूमि के कीमतों के कारण तथा तटों पर बड़े जैसे तथा चेन्नई आदि के विकास ने जिस क्षेत्रों को चक्रवात या प्रवंचनों तथा सुनामी आदि के लिए सुभेद बढ़ा दिया है। प्राकृतिक आपदाओं ने विस्तृत रूप से जन एवं धन की हानि की है। इस स्थिति से निपटने के लिए निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं। यह भी महसूस किया जा रहा है प्राकृतिक आपदाओं द्वारा बहुत से
पहुंचाई गई क्षति के परिणाम परिणाम वो घमंडी प्रतिघात है और अकेले किसी राष्ट्र में इतनी क्षमता नहीं है कि वह उन्हें सहन कर पाए। अतः 1989 में संयुक्त राष्ट्र असेंबली में इस मुद्दे को उठाया गया तथा और इस मई 1994 में जापान के याकोहामा नगर में आपदा प्रबंधन के विश्व कॉन्फ्रेंस से इस औपचारिकता प्रदान कर दी गई है और यही बाद में होम रणनीति तथा अधिक सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना कहा गया। प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण विश्व भर में लोग विभिन्न प्रकार की आपदाओं को अनुभव करते हैं और उनका सामना करते हुए उन्हें सहन करते हैं। अब लोग इसके बारे में जागरूक हैं और इससे होने वाले नुकसान को कम करने की चेष्टा में कार्यरत है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं से दक्षता से निपटने के लिए उनकी पहचान एवं वर्गीकरण को दो प्रभावशाली कदम समझा जा रहा है। प्राकृतिक आपदाओं को मोटे तौर पर 4 प्रकारों को वर्गीकृत किया जा सकता है। भारत में उन देशों में है सभी प्राकृतिक आपदाएं घटित हो चुकी हैं। इन आपदाओं की वजह से भारत में हर वर्ष हजारों लोगों की जान जाती है और करोड़ रुपयों का होने वाले नुकसान होता है। और आगे में सबसे नुकसानदायक प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन किया गया है। प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का आंतरिक दशक हांगकांग राजनीतिक तथा सुरक्षित संचार के लिए कार्य संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के